sir, it's all about economic. Discussing, talking on politics, but the current, obviously, the bigger issue is economy, right? So please tell what exactly how you see. Okay. Because there are so many trends and down. Right. So, first point I want to make is that there is a fog of data. What the real data is and what the data that's projected by the government is a fog that they've created, about GDP, about poverty, about, how well the economy is doing, we don't get to understand that, the lay public. And because there's fog of data, unorganized sector gets left out. The unorganized sector is the one for which the data doesn't come. And therefore, we project the unorganized sector on the basis of the organized sector. So it's a proxy. But that's not correct since the time of demonetization. And you can see how GDP data has been manipulated. In 2015, when the new series with 2011-12 base came, तो 2015 में जब ये नया बेस आया 2011-12 का, तो उस समय ये बताया कि एनडीए का जो है उससे ज़्यादा यूपीए में ग्रोथ हुआ, तो उसको रिजेक्ट कर दिया सरकार ने. फिर एक ऑफिशियल कमेटी ने दिया, उन्होंने भी दिखाया कि यूपीए में ज़्यादा तेज़ रफ्तार से बढ़ा, उसको भी रिजेक्ट कर दिया. फिर नीति आयोग को बोला कि आप दो. नीति आयोग का काम नहीं है जीडीपी सीरीज़ का, पर नीति आयोग ने दिखाया कि एनडीए के समय पे यूपीए से ज़्यादा तेज़ ग्रोथ हुआ, उसको एक्सेप्ट कर लिया. सो ये मैनिपुलेट किया उसको डेटा को. और फिर नोटबंदी आया. नोटबंदी में नोटों की कमी हो गई. नोट का क्या काम होता है? वो इकोनॉमी को सर्कुलेट करता है. मैंने आपसे कुछ खरीदा, आपने उनसे कुछ खरीदा, तो हमने पैसा दिया, आपने पैसा दिया, तो नोट सर्कुलेट करते हैं. तो जैसे कि शरीर में खून है, वो सर्कुलेट करता है. खून को कोई मतलब सेल कंज्यूम नहीं करता, उससे एनर्जी लेता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता है, और खून सर्कुलेट करता रहता है. तो अगर आपके नोट की कमी हो जाए तो फिर ये सर्कुलेशन रुक जाता है. और खासकर जो हमारा असंगठित क्षेत्र है वो तो नोट पे काम करता है, वो तो कैश में काम करता है. तो उसको जब कैश की कमी हुई तो तुरंत उसका बिजनेस ठप हो गया. हमने देखा कि बाजार खाली हो गए. मैंने अपनी किताब में दिया कि जो दिल्ली का होलसेल मार्केट है, आज़ादपुर मंडी, वहाँ पे आधे से कम जो है फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स आ रहे थे, क्योंकि कैश देने को नहीं था फार्मर को. तो वो डेटा मैंने लिया उससे, आज़ादपुर मंडी से, कि कितना आया, तो आधा भी नहीं आ रहा था. पूना में अखबारों में खबर थी कि फूल नहीं आ रहे, वो मतलब फील्ड में सड़ जा रहे. आपका पंजाब से खबर थी कि शिमला मिर्च को सड़क पे फेंक दे रहे थे क्योंकि 1 रुपये किलो से शिमला मिर्च बिक रही थी. तो आपका ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट भी नहीं निकलने वाला था. टमाटर, दूध, सब में. तो अर्थव्यवस्था एकदम बुरी तरह से प्रभावित हुई. 23 नवंबर को एनडीटीवी ने हमें एक रैन बसेरा में दिल्ली में ले गए. वहाँ पे एक बेगर वुमन थी, उसके 4 बच्चे थे, एक मर गया था क्योंकि वो बच्चा बीमार था, वो दवा नहीं कर पाई. वो कह रही थी मुझे 200-300 रुपये रोज़ मिलते थे, अब मुझे 20 रुपये भी नहीं मिल रहे, मैं खाना भी नहीं खिला पा रही. तो ये जो असंगठित क्षेत्र है, तरह तरह से ये बहुत बड़ा धक्का लगा. मैं मार्च के महीने में ग्वालियर गया. ग्वालियर में होलसेल मार्केट में मैंने देखा कि लोग दुकान के बाहर बैठे हैं, दुकान नहीं खुली. 1 बज गया, मैंने कहा आपने खोली, ग्राहक ही नहीं आ रहे. तो ये तो मार्च के मतलब 5 महीने बाद ये स्थिति थी कि होलसेल मार्केट, ग्वालियर का जो बड़ा मार्केट है, वो नहीं खुला था. हम लोग लेबर चौक पे गए 1 बजे. लेबर चौक पे भीड़ लगी हुई थी. नॉर्मली लेबर चौक पे 9, 10, 11 बजे तक अगर काम नहीं मिलता तो लोग चले जाते हैं कि भाई काम नहीं. तो मैंने कहा क्या हुआ? तो कहते हैं काम ही नहीं मिल रहा. अगर हमें आधा दिन का भी काम मिल जाए अभी तो हम भी वेट कर रहे हैं. चलिए कि आप देखें नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा धक्का लगा. और सरकार का जो ऑफिशियल डेटा है वो क्या दिखा रहा है? सबसे ज़्यादा रेट ऑफ ग्रोथ 2016-17 में हुई 8% की, जबकि एक्चुअल में गिरावट थी. यानी कि हमारे जो जीडीपी का डेटा कैलकुलेट करने का तरीका है वो सही नहीं है. उसमें एक तो इन्होंने मैनिपुलेट किया, दूसरा क्या करते हैं, पिछले साल से अगले साल को प्रोजेक्ट करते हैं कि इस साल ये था, अब हाई फ्रीक्वेंसी डेटा लेके हम अगले साल प्रोजेक्ट कर देते हैं. तो अगर वो अच्छा साल था तो ये भी अच्छा साल दिखेगा क्योंकि आपने तो प्रोजेक्ट किया. तो इसलिए मेरा मानना है कि जो हमारा जो डेटा कैलकुलेशन का तरीका है, जिसमें हम 1 साल से अगले साल प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें गलती आती है, वो ओवर एस्टिमेट हो जाता है. अच्छा, नोटबंदी के बाद फिर जीएसटी आया. जीएसटी ने भी असंगठित क्षेत्र को धक्का लगाया
क्यों? क्योंकि जीएसटी से हमने असंगठित क्षेत्र को बाहर रखा। अगर आपका 50 लाख से कम टर्नओवर है तो आप जो उसमें नहीं आते हैं, है ना। आप 1 करोड़ 1.5 करोड़ से कम है तो आप जो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हैं, 1% टैक्स होता है, पर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता। इनपुट क्रेडिट का मतलब है कि जो आपने सामान खरीदा उस पर जो टैक्स है वो अगली स्टेज में आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इनपुट क्रेडिट नहीं मिला तो आप एडजस्टमेंट नहीं दे सकते, तो आपका कॉस्ट बढ़ गया। संगठित क्षेत्र का कॉस्ट कम हो गया क्योंकि उनको इनपुट क्रेडिट मिलती है, तो संगठित क्षेत्र का जो दाम कम हो गया, इनका वहीं का वहीं रहा, तो डिमांड शिफ्ट कर गई है फ्रॉम द अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू द ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो उसके कई उदाहरण दिखते हैं, जैसे कि आप अगर ट्रेड सेक्टर देखें ना, ट्रेड सेक्टर इज द सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर आफ्टर एग्रीकल्चर, है। उसमें आपका जो ये संगठित क्षेत्र में जो ई कॉमर्स आता है, ई कॉमर्स 20-30-40% बढ़ा है पिछले सालों में, है ना। तो कैसे बढ़ा? क्योंकि नेबरहुड स्टोर में अब कम जा रहे हैं। जैसे कि हम अपने ही घर का देखें तो ये इसके पैंडेमिक के पहले हम कुछ भी नहीं ऑर्डर करते थे ई कॉमर्स से, अब 90% हमारा वहाँ से जा रहा है, हम नेबरहुड स्टोर नहीं जा रहे। आज के बच्चे वो सारा ई कॉमर्स कर रहे हैं, वो अपना नेबरहुड स्टोर में नहीं जा रहे हैं, है ना। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास वो बहुत कम जा रहा है, तो इसलिए उनका जो बिजनेस है वो इधर शिफ्ट कर गया, तो उनमें गिरावट है, इधर बढ़ गया। आप प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के जगन्नाथन जी, उनका 2018 में स्टेटमेंट आया कि हम 30 यूनिट हैं, ही इज द चेयरमैन ऑफ द प्रेशर कुकर इंडस्ट्री एट दैट टाइम। तो उन्होंने कहा हम 30 लोग हैं, है ना, 5 बड़े हैं, 25 छोटी इकाइयाँ हैं। हम 5 बहुत खुश हैं क्योंकि हम 24% बढ़ रहे हैं। हम क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये 25 हैं, ये कोप नहीं कर पा रहे जीएसटी से, इनका डिमांड खत्म हो गया। तो यही एविडेंस आपको लेदर गुड सेक्टर में आया, यही आपको लगेज इंडस्ट्री में आया, एफएमसीजी में आया। तो यानी कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र में जा रही, तो संगठित क्षेत्र अच्छा कर रहा है, असंगठित क्षेत्र गिरावट पे। But don't you think it's good because formalization of economy हो रहा है? No, so I'll come back to that about this question of not only formalization but organizing the unorganized, as they say. What is the meaning of organizing the unorganized? उसमें ब्लैक इकोनॉमी भी जुड़ी है, बाकी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, बट एनीवे द पॉइंट इज कि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज लूजिंग डिमांड which is shifting to the organized sector. So growth of organized sector is based on the decline of the unorganized sector. तो ये जो हो रहा है, इससे हमारा जो डेटा का प्रोजेक्शन है वो गड़बड़ा जाता है, क्योंकि हमारा जो गिरता हुआ सेक्टर अनऑर्गेनाइज, उसको हम एक बढ़ते हुए सेक्टर से कंपेयर करते हैं और उसको प्रॉक्सी मान लेते हैं। तो ये जो गिरता हुआ सेक्टर उसको भी बढ़ता हुआ दिखा देते हैं। इसीलिए अगर हमारे अर्थव्यवस्था में अनऑर्गेनाइज सेक्टर 6.5% बढ़ रहा होता तो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खत्म हो जाती, क्योंकि वो गिर रहा है और वहीं पे 94% लोग काम करते हैं। तो इसीलिए हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन खराब हो रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हमारे डेटा में ठीक से नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि हम लोगों ने एक रिपोर्ट लिखी थी 2022 में एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट पे। उसमें हमने दिखाया कि 4 तरह के अनएम्प्लॉयमेंट होता है। एक तो वो जो काम ढूंढ रहा है जिसको काम नहीं मिल रहा, ही इज अनएम्प्लॉयड, शी इज अनएम्प्लॉयड। एक वो जो बाजार में 10-12 घंटे खड़ा हो रहा है, उसको 2 या 3 घंटे का काम मिलता है, अंडर एम्प्लॉयड। एंड क्योंकि गरीबी है तो उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको चाहे खोमचा लगाना पड़ेगा, चाय बेचना पड़ेगा, या रिक्शा चलाना पड़ेगा, सिर पे बोझा ढोना पड़ेगा, ठेला चलाना पड़ेगा, पर उसको दिन में 2 घंटे का काम मिलता है, तो उसकी आमदनी कम है, तो दे आर अंडर एम्प्लॉयड। थर्ड इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, यानी कि दुकान पे 2-3 लोग बैठे हैं पर एक आदमी का काम है, तो दे आर डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, दे आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग। फील्ड में परिवार के 2-3 लोग बैठे हैं लेकिन एक का काम है ना, तो उनको 2-3 को हम काउंट कर लेंगे कि दे आर एम्प्लॉयड, जबकि काम सिर्फ एक का है जो कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी ग्रोथ में, वो एक ही का है, तो दैट्स डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ इज यू हैव स्टॉप्ड लुकिंग फॉर वर्क बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग वर्क, है ना, आपको काम नहीं मिल रहा। तो महिलाएं बहुत हैं इसमें, जो मतलब जिनको काम नहीं मिल रहा, अब उन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। यूथ बहुत है, 15 से 29 साल का जो यूथ है उसमें बहुत इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट, उसने डिग्री पा ली लेकिन उसको वो काम नहीं मिल रहा। जैसे कि यूपी में 2016 में 360 नौकरी निकली थी पियोन की। उस 360 नौकरी के लिए 23 लाख लोगों ने अप्लाई किया। 23 लाख में से 2 लाख बीटेक, एमटेक, बीकॉम, एमकॉम थे और 380 पीएचडीज थे। तो आपने पीएचडी कर ली पर आप जब पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें कि आपकी रिक्वायरमेंट है 5th क्लास पास और साइकिल चलाना आना चाहिए, 2 रिक्वायरमेंट थी। ओके, रेलवेज की भर्ती ग्रेड सी ग्रेड डी की 2019 में 35,000 निकली, उसके लिए 1.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया, और वो भी रिजल्ट बहुत देर में आया। तो राइटिंग हो गई जगह जगह, है ना, 7 लाख लोगों को सिर्फ इनवाइट किया,
तो आपने देखा प्रयागराज में, पटना में, हैदराबाद में जगह जगह राइटिंग हुई, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिजल्ट आएगा, हमें कुछ मिलेगा। तो यानी कि हमारी जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो बहुत कम है। अगर हम अपनी डेफिनेशन, इंडिया की डेफिनेशन के हिसाब से चलते हैं तो सरकार कह रही है करीब 55-58% है। अगर आईएलओ की डेफिनेशन से चलते हैं जो सीएमआई इस्तेमाल करता है तो हम करीब 50 के आसपास हैं, है ना। पर और जो बड़े देश हैं जैसे कि ब्राज़ील हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे 65 से 70% लोग जो लेबर फोर्स में हैं। तो हमारे यहाँ 10 से 15% कम लोग हैं। इन्होंने काम ढूंढना बंद कर दिया। सो दैट्स द फोर्थ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। सो वी शोड दैट इन इंडिया आउट ऑफ 600 मिलियन 380 मिलियन 38 करोड़ लोगों के पास कुछ ढंग का काम है, 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं। तो ये 38 करोड़ के ऊपर 146 करोड़ लोग डिपेंड करते हैं। यानी हर एक व्यक्ति जो काम कर रहा है उसके ऊपर 4.4 लोग डिपेंड कर रहे हैं। अगर ये 28 करोड़ के पास भी ये काम होता तो एक व्यक्ति पर 2.2 लोग काम निर्भर करते, तो फिर हमारी जो पॉवर्टी जो फैमिली की कम हो जाती। तो पॉवर्टी इज लिंक टू दिस लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और अगर हम असंगठित क्षेत्र को धक्का लगाते रहेंगे तो फिर ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। क्योंकि असंगठित क्षेत्र में कौन आते हैं? एक तो कृषि में जो आपके 46% लोग काम करते हैं, है ना। उस 46% में आप देखें तो फार्म जो आपके हैं 85% फार्म 5 एकड़ से छोटे हैं। यानी कि वो आधा एकड़, 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ ऐसे जो करते हैं, दे आर टू स्मॉल। उनको आप कभी संगठित नहीं कर सकते। उनको आप लैंडलेस लेबरर बना सकते हैं। वो उनका मतलब फार्म बेच के और लैंडलेस लेबरर हो सकते हैं, वो कभी संगठित नहीं होंगे, है ना। उसी तरह सेकंड कॉम्पोनेंट क्या है 48%, वो है हमारा माइक्रो स्मॉल सेक्टर, है ना। तो हमारी अर्थव्यवस्था में 6000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 7 करोड़ माइक्रो यूनिट्स। तो एमएसएमई का 99% एमएसई है, एमएसएमई इज माइक्रो यूनिट्स। और उसमें जो माइक्रो में एमएसएमई का 97.5% एम्प्लॉयमेंट है। तो ये 7 करोड़ यूनिट्स में करीब 12 करोड़ लोग काम करते हैं, है ना। तो एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना हुआ 1.7। अब जहाँ पे 1.7 एम्प्लॉयमेंट है उसको आप संगठित कैसे बना सकते हैं? उसको तो आप खत्म कर सकते हैं। बस वो 1.7 ना तो फाइनेंस कर सकता है, ना मार्केटिंग कर सकता है, ना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कर सकता है। जबकि आपको अगर संगठित बनाना है तो ये सारा करना पड़ेगा, है ना। आपको फाइनेंस चाहिए, आपको मार्केटिंग है, आपको टेक्नोलॉजी। तो आप असंगठित को संगठित नहीं बना सकते, आप उसको सिर्फ खत्म कर सकते हैं। और जितना उसको आप खत्म करेंगे उतना ही फिर आपको बेरोजगारी बढ़ जाएगी, क्योंकि रोजगार तो वही है 94%, है ना। तो वो जो हमारा जो एक आइडिया है कि हम असंगठित को संगठित कर देंगे या इनफॉर्मल को फॉर्मल कर देंगे, वो होने वाला नहीं है। वो सिर्फ आप अपनी परेशानी बढ़ा सकते हैं उससे, है ना, क्योंकि वो फॉर्मल होगा ही नहीं जो ये है ना। और क्योंकि हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत हाईली मैकेनाइज्ड और ऑटोमेटेड है, उसमें रोजगार पैदा नहीं होगा। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में 1990 में भी 6% लोग काम कर रहे थे और आज भी 6% लोग काम कर रहे हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारा कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी काम कर रहा है उसमें, है ना। पर जो ऑर्गेनाइज वर्कर है वो 6%, तब भी था 6%, आज भी है। हालांकि 80% हमारा इन्वेस्टमेंट ऑर्गेनाइज सेक्टर में जाता है, पर वहाँ पे जॉब्स नहीं क्रिएट होते। उदाहरण के तौर पे एक मारुति के वर्कर से मैंने बात की थी अभी पिछले साल, तो बोल रहा था कि 10 साल पहले एक मारुति कार 58 सेकंड में निकलती थी फैक्ट्री से, और एक मारुति की कार में हम लोग 10 आदमी और 10 रोबोट काम करते थे। वो कह रहा आज क्या है कि 38 सेकंड में कार निकलती है, और अब 20 रोबोट और 5 आदमी काम करते हैं। मतलब उत्पादन बढ़ गया और आपका वर्कफोर्स आधा हो गया। उसी तरह आप देख लीजिए टाटा स्टील, हमने टाटा स्टील का देखा था 2016-17 में, तो हमने वो 1990 में भी देखा था। तो 1990 में 1990 में भी 2 मिलियन टन टाटा स्टील प्रोड्यूस करता था और 88,000 लोग काम करते थे। 2015 में वो 15 मिलियन टन स्टील प्रोड्यूस करता था और 28,000 लोग काम करते थे। मतलब वर्क फोर्स 1/3 हो गया और उत्पादन 7.5 गुना बढ़ गया। तो यानी कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें रोजगार नहीं बनने वाला। और जब जो एआई आ रहा है उसकी वजह से तो धराशायी हो जाएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर का भी काम, क्योंकि अभी एआई तो स्किल्ड जॉब्स को डिस्प्लेस कर रहा है। टीचर्स इतने परेशान हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स से जो कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा रहे हैं उनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं बच्चों को जरूरत ही नहीं क्लास में आने, वो तो सारे गूगल में देख लेंगे, है ना। जो इम्तहान जो वो कर रहे हैं सारे गूगल से कर लेंगे, है ना। तो टीचिंग प्रोफेशन पे धक्का लग रहा है, आपके हेल्थ सेक्टर में धक्का लग रहा है। आज जो एआई है उसके चलते हुए एक्सरे पढ़ना, एआई विल गिव बेटर रिजल्ट देन द डॉक्टर विल गिव।
आपका जो एक मेरा फ्रेंड है एम्स में, उसके ऊपर इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल भी छपा था। आप स्किन की पिक्चर उसको भेज दीजिए, उसको ऐप में डाल देता है, बता देता है कि स्किन के ये बॉयल का ये है और उसकी दवा ये है। आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। एक मेरा रिलेटिव है, उसने एक ऐप डिवाइस किया है, वो आपके माथे की पिक्चर लेता है और उसमें बॉडी मास इंडेक्स और एक दो चीज़ें डाल देता है और वो आपका ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह सब बता देता है। तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मतलब तरह तरह से ये हो रहा है। लॉयर का काम, मतलब जो अभी तक इंटर्न लोग करते थे, वो बेसिक ड्राफ्ट को तैयार कर देगा, आपको कुछ डिटेल्स फिल करने हैं। आर्किटेक्ट का काम, आप उसको कुछ पैरामीटर्स दे दीजिए, वो आपका जो घर का डिजाइन दे देगा, है ना, कि आपको ये सब चाहिए। यानी कि बहुत बड़े लेवल पे स्किल्ड जॉब्स डिस्प्लेस हो गए। अभी तक जो टेक्निकल चेंज होता था उसमें फिजिकल लेबर डिस्प्लेस होता था, अब मेंटल लेबर डिस्प्लेस होने वाला है ना, और बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। मतलब ऑलरेडी कोडिंग बहुत बड़े लेवल पे आज ये एआई कर रहा है, कोडिंग के लिए आपको रखने की। तो इसीलिए हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज अच्छा नहीं कर रही, क्योंकि जो वो काम अमेरिका में जाके कंपनियों में करते थे, वो अब जो सारा एआई वगैरह करेगा। तो इसलिए हमारी कंपनियों के, टेक्नोलॉजी कंपनियों के दाम स्टॉक मार्केट में गिर रहे हैं, और अमेरिका में वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गए हैं, है ना, क्योंकि वहां पे जो एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, वो टेक्नोलॉजी कंपनीज दे आर नाउ मूविंग फास्ट। उसी तरह जो चिप मेकिंग वगैरह है साउथ कोरिया में, ताइवान में, दे आर मूविंग वेरी फास्ट, बिकॉज चिप्स की डिमांड है, चिप्स की शॉर्टेज है। तो हमारे यहाँ से कैपिटल बाहर जा रहा है। मतलब अगर आप देखें 2024-25 से पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है, क्योंकि वहां पे रिटर्न बहुत है। यहाँ पे डॉलर में रिटर्न कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे रुपया गिर रहा है। तो अगर आपका 10% रिटर्न है और जो रुपया आपका 5% गिर गया, तो आपका रिटर्न तो डॉलर में सिर्फ 5% बचा। और वहां पे बहुत हाई, मतलब वो स्टॉक मार्केट 20-30% बढ़ रहा है, तो 20-30% वहां बढ़ रहा है, यहाँ पे 5% अगर मिल रहा है तो आप वहां शिफ्ट कर लेंगे। इसीलिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत कम हो गया है पिछले 2 साल में। उससे पहले $1 बिलियन था, इस साल $7 बिलियन है, जबकि पहले 40 बिलियन नेट वाला होता था। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये टेक्नोलॉजी के आने से बहुत दूर नहीं, साल 2 साल में बहुत बड़ा खतरा है रोजगारी का। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ेगी, है ना। इसकी तैयारी हमको आज करनी पड़ेगी। अगर इसकी तैयारी आज नहीं करेंगे तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशानी में फंस जाएंगे, क्योंकि वैसे ही बेरोजगारी बहुत है, और बेरोजगारी जब बढ़ेगी तो उससे कोप करना बहुत मुश्किल होगा। और यूथ तो बहुत हताश है, निराश है। जो कॉकरोच पार्टी है, उसके देखिए कितनी जल्दी से 2.2 करोड़ लोग उसमें रजिस्टर कर गए, क्योंकि वो हताशा और निराशा है। वहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं मोबाइल फ़ोन पे, है ना, उससे डिप्रेशन हो रहा है। और बिहार की एक स्टडी बताती है कि ये बच्चे जो ड्रग्स और ड्रिंकिंग में फिर फंस जाते हैं, डिप्रेशन में, है ना। और ड्रग्स और ड्रिंकिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, तो घर परिवार में वो छीना झपटी होती है, और परिवार में मतलब वायलेंस आ गई है, क्योंकि वहाँ पे छीना झपटी हो रही है। तो सोशल इम्पैक्ट इसका है, अनएम्प्लॉयमेंट का, है ना। और जैसे जैसे बढ़ेगा वो सोशल इम्पैक्ट और ज़्यादा बढ़ेगा। इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इन यूथ को लेके अपने जो एजेंडा में लगा देती हैं, तो वो भी एक पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी इसका है। तो अनएम्प्लॉयमेंट इज अ क्रिटिकल थिंग। तो ये जो हमारा असंगठित क्षेत्र है, इसको पहले धक्का लगा नोटबंदी का, फिर दूसरा धक्का लगा जीएसटी का, जो स्ट्रक्चरली गलत है। तीसरा धक्का उसके अगले साल लगा नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का, क्योंकि वो भी फाइनेंस प्रोवाइड करती है स्मॉल सेक्टर को। तो एनबीएफसी का 3rd क्राइसिस हुआ। 4th क्राइसिस आ गया फिर जैसे ही पैंडेमिक हुआ। पैंडेमिक पे सबसे ज़्यादा असर यही हुआ। और आप ये देखें कि जो हमारे देश में हुआ वो और किसी बड़े देश में नहीं हुआ। मतलब लाखों करोड़ों लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया शहरों से गांव की तरफ, क्योंकि उन्होंने, जो अजीम प्रेम जी की स्टडी है उसमें बताया, 80% वर्कर्स ने कहा कि हमारे पास इतनी सेविंग नहीं है कि हम 1 हफ्ता बिना काम किए अपना काम चला सकें, तो फिर हमको गाँव जाना। अभी भी आपको यही दिख रहा है, क्योंकि जब परेशानी जो शहरों में हुई तो सूरत से और बाकी जगह से लोग जो गाँव में की तरफ जा रहे हैं, है ना। मेरा जो मालिश करने वाला आता है, वो बेचारा, उसको गैस नहीं मिल रही थी, खाना नहीं बना पा रहा था, तो परिवार को लेके चला गया गांव। 3000 रुपये खर्च हो गया उसका। वहां पे काम नहीं है, क्योंकि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इस समय रुका हुआ है, अभी वीबी जी राम जी बिल अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो वो 10 दिन बाद वापस आ गए, उसके 6000 रुपये चले गए, 3000 आने में 3000 जाने में, वहां पे काम नहीं मिला। और यहाँ पे आया तो 950 का सिलेंडर उसको 5200 में खरीदना पड़ा। तो उसका सारा बजट अपसेट हो गया। अब वो दिन में 1 बार खाना बनाता है, सब्जी नहीं खरीदता, बच्चे की फीस 3 महीने से नहीं दे पाया। तो यानी कि जो गरीब आदमी है उसके लिए तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30-40% हो गया, क्योंकि हमें ई श्रम पोर्टल में पता है कि जो करीब 31 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं जो संग्रह क्षेत्र के, है ना। और ये कौन रजिस्टर्ड है? जो बेटर ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। जो वर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर, उसके पास तो कंप्यूटर का कोई वो है ही नहीं साधन, तो इसलिए वो तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो 31 करोड़ जो रजिस्टर्ड हैं, उसमें 90% ने कहा था शुरू में कि हम 10,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। और नोएडा में भी यही बात आई कि जो वर्कर्स से इंटरव्यू किए गए,
मीडिया में उन्होंने कहा 10,000, 11,000, 12,000 कमा रहे हैं। अब जो 10,000, 11,000, 12,000 कमा रहा है, उसके लिए अगर सिलेंडर 3,000, 4,000 बढ़ जाए तो उसका तो सारा बजट खत्म हो गया। उसके लिए तो इन्फ्लेशन रेट 30-40% हो गया, क्योंकि उसका तो ये भी बढ़ गया, दूध भी बढ़ गया, डबल रोटी भी बढ़ गई, जो सब्जी भी बढ़ गई, सब कुछ जो है उसके लिए बढ़ गया। तो इसलिए मेरा मानना है कि जो ऑफिशियल रेट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो तो 3.5% दिखाता है, 3.25%। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए तो 20, 30, 40% का इन्फ्लेशन चल रहा है, तो उसके लिए बहुत समस्या है। और वही छोटे छोटे जो उद्योगों में काम करता है, तो जहाँ छोटे छोटे उद्योगों में काम कर रहा है, जहाँ पे काम खत्म हो रहा है, तो वो जो आउटपुट कम है तो उससे एम्प्लॉयमेंट कम है। तो जो गरीब आदमी है उसके लिए तो स्टैग्फ्लेशन है। हम लोग जो हैं बेटर ऑफ हैं, हम जो पीएनजी है जिसके दाम नहीं बढ़े, हमारे लिए स्टैग्फ्लेशन नहीं है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए स्टैग्फ्लेशन नहीं है, पर अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए तो ऑलरेडी स्टैग्फ्लेशन हो गया है ना। और इसीलिए मेरा मानना है कि जो हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो धक्का लगता है वो असंगठित क्षेत्र पे धक्का लगता है, और हम डेटा देते हैं संगठित क्षेत्र का, तो इसलिए हमें वो दिखता नहीं। वो कब दिखता है? जब क्राइसिस होता है। क्राइसिस टाइम पे रियलिटी सामने आ जाती है। मतलब इतनी बड़ी संख्या में किसी और देश में लोगों ने पलायन नहीं किया शहर से गांव में। ना ब्राज़ील में देखा, ना चीन में देखा, ना अमेरिका में देखा, ना यूरोप में देखा, जो हमारे देश में देखा है ना, क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है। इतना बड़ा असंगठित क्षेत्र और कहीं नहीं। तो ये जो धक्का जो होता है अर्थव्यवस्था में, जिसको शॉक बोलते हैं, द इकोनॉमी एक्सपीरियंसेस अ शॉक, उस समय असलियत सामने नजर आती है। उस समय जो हमारा असंगठित क्षेत्र है उसकी क्या स्थिति है वो सामने नजर आती है, क्योंकि उसको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, उसको जो सड़क पे आना पड़ता है ना। पर एक्चुअली नॉर्मल टाइम में वो धक जाता है, क्योंकि नॉर्मल टाइम में बोलते स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा कर रहा है, जीडीपी का रेट ऑफ ग्रोथ 7% वगैरह है। तो जैसे कि मैंने कहा कि नोटबंदी के दौरान सरकार ने कहा कि सबसे बेस्ट रेट ऑफ ग्रोथ 8% था हमारा, हो ही नहीं सकता। तो मैंने उसको रीएस्टिमेट किया था अपनी किताब जो है ये ब्लैक इकोनॉमी एंड डिमोनेटाइजेशन की, तो उसमें मैंने पाया कि -2% का ग्रोथ रहा था। तो जो -2 है उसको ऑफिशियली हमने 8% डिक्लेयर कर दिया, और ये प्रॉब्लम फिर जीएसटी से कंपाउंड हो गई, फिर एनबीएफसी से कंपाउंड हो गई। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि हमारे जो रेट ऑफ ग्रोथ है, अगर आप पिछले 10 साल का देखें एवरेज, तो 2% से ज़्यादा नहीं, जबकि सरकार कह रही कि हमारा 6.5% का रेट ऑफ ग्रोथ है। तो यानी कि हमारा एक ओवर एस्टिमेशन हो रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी 10 साल में हमारा 55% ओवर एस्टिमेट है जो जीडीपी, और सरकार कहती है नहीं देखो टैक्स तो अच्छा कलेक्ट हो रहा है। हाँ, तो मेरा आर्ग्यूमेंट है कि टैक्स कहाँ से कलेक्ट होता है? ऑर्गेनाइज सेक्टर से। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से टैक्स नहीं कलेक्ट होता। कॉर्पोरेट टैक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर, इनकम टैक्स ऑर्गेनाइज सेक्टर, जीएसटी ऑर्गेनाइज सेक्टर, यही तो मेन सोर्सेज हैं आपके टैक्स के। तो मेन सोर्सेज जो है तो ऑर्गेनाइज सेक्टर पे, तो अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा कर रहा है, क्योंकि दिमाग indirect tax, like even unorganized sector also paying, right? No, the people pay, right? But the producers are not in it. So the producers जो हैं, है ना, जो मतलब जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का प्रोड्यूसर है, जो 50 लाख से कम का है वो टैक्स में नहीं आ रहा, जो 1.5 करोड़ से कम का है वो जो कॉम्पोजिशन स्कीम में है वो नहीं टैक्स दे रहा, बहुत कम दे रहा है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर पे टैक्स लग रहा है। तो जो जीएसटी भी है जो कलेक्ट हो रहा है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर से एक तरह से कलेक्ट हो रहा है। पे उसको जरूर कंज्यूमर कर रहा है, आप भी कर रहे हैं, जो सड़क पे सो रहा है वो भी पे कर रहा है, कहीं चप्पल खरीदा, कहीं जो उसने कुछ और खरीदा, बिस्किट खरीदा, उस पर थोड़ा बहुत टैक्स दिया, है ना। पर जो हमारा प्रोड्यूसर है वो तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो तो उसने, हाँ वो तो उसमें आता ही नहीं है ना, क्योंकि उसमें तो आपने कॉम्पोजिशन स्कीम में रखा है, आपने उसको जो इसमें एग्जाम किया है 50 लाख से कम में, है ना। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर इज पेइंग द You talked about rightly about the data which is fudged. Everybody now said so, but the same is applied to unemployment also, right? How to sense the unemployment? Because data available ही नहीं है। नहीं, देखिए हम लोगों ने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि 38 करोड़ों के पास आपको ठीक है, but it's mostly anecdotal, right? नहीं, वो तो क्लियर है कि देखिए आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है ना वो एक तो कम है, जैसे मैंने बताया। दूसरा फिर जो पीएलएफएस का जो डेटा आता है ना उसमें ये दिखता है कि भाई कितने लोगों के पास 48 घंटे का काम है, कितने लोगों के पास 36 घंटे का काम है, कितने लोगों के पास 24 घंटे का काम है। तो आप अंडर एम्प्लॉयमेंट भी एस्टिमेट कर सकते हैं, है ना। फिर डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का एस्टिमेट कर सकते हैं। फिर जो लोग लेबर फोर्स के बाहर हैं, तो मतलब अगर बाकी जगह 60% 70% है और आपके यहाँ 50% है, तो वो भी आप एस्टिमेट कर सकते हैं कितने लोगों ने छोड़ दिया है काम ढूंढना, है ना। तो ये हम एस्टिमेट किया है हमने अपनी रिपोर्ट में,
और उसके आधार पर हमने कहा कि 38 करोड़ लोगों के पास तो कुछ ढंग का काम है, 28 करोड़ के पास ढंग का काम नहीं है। तो इसलिए वो एस्टिमेट किया जा सकता है। But sir, and second question is, it was always believed that some kind of an economic, Yeah. not exactly disaster, but the challenging situation makes politics difficult. Change हो जाता है, GDP का 1-2% का है तो government service, but nothing is happening in India at no level. नहीं, So why it is not seen or not felt, as they say, so the pudding is in eating. If economy is so bad, why it is not being felt? सी पॉलिटिक्स की बात एक और अलग है। हमारे नेता लोग घबरा गए ऑपोजिशन के, ईडी रेड, आईटी रेड, ये सब। मुझे याद है 2019 के इलेक्शन के पहले 2 पार्टियों ने हमें मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग के लिए मदद करने के लिए कहा। हमने किया, हमने बना दिया। वो कहते हैं सर ये सब नहीं, आज हम क्या दे सकते हैं उनके हाथ में। ये तो अच्छी अच्छी बातें हैं, आपने लिख दी लॉन्ग टर्म वगैरह, वो तो ठीक है, आज क्या दे सकते हैं? क्योंकि आज जो पब्लिक है उसका नेताओं से विश्वास उठ गया है। इसीलिए रूलिंग पार्टी भी नोटबंदी का जिक्र नहीं करती इलेक्शन में, जबकि उस समय उन्होंने कहा था कि ये सबसे स्टेप है। कोई जिक्र नहीं आता 2018 के इलेक्शन के बाद। यूपी के इलेक्शन में उनको फ़ायदा मिला उसका, लेकिन उसके बाद कभी जिक्र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर जो क्या है, 10,000 रुपये 1.5 करोड़ महिलाओं को दे दिया बिहार में, तो मास स्केल पे ब्राइबरी है। आप मतलब कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, और फिर आप फुलफिल नहीं कर पा रहे, स्टेट्स के बजट एकदम बिगड़ गए, है ना। हिमाचल में सैलरी देर से हो गई वगैरह वगैरह। तो क्योंकि आज नेताओं के ऊपर से विश्वास उठ गया है, और रूलिंग पार्टी मीडिया पे भी कब्जा है, और फिर ये फॉग ऑफ डेटा भी है, जिससे वो कहते हैं नहीं सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है ना। अभी भी आप टीवी खोल के देखें तो इतने पूरे पूरे इश्तिहार आते हैं, है ना, कि हमने ये कर दिया, इतनी सड़कें बना दी, हमने एयरपोर्ट बना दिया। ये सारा संघर्ष क्षेत्र का है। जो असंगठित क्षेत्र है वही तो पिट रहा है, उसका तो डेटा नहीं आता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ दिस अ फॉग ऑफ डेटा, मतलब जो रियल डेटा है ना वो नीचे दबा हुआ है, और जो एक ऊपर से जो दिखा देते हैं कि इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है ना। और ऑपोजिशन जो है वो हिम्मत नहीं कर रहा कि वो स्ट्रीट पे आए। आप 2014 के पहले देखें, बीजेपी रोज स्ट्रीट्स पे होता था, एवरी डे, कि ये सरकार निकम्मी है, हम आके ये करेंगे, हम तो ये कर देंगे, सबको 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, काले धन की अर्थव्यवस्था खत्म कर देंगे, 15 दिन में पैसा वापस आ जाएगा, हमें पता है वगैरह। बहुत सारे प्रोमिसेस किए। ऑपोजिशन उसको, उस समय जो रूलिंग पार्टी थी वो उसको डील नहीं कर पाया। अब क्या है कि ऑपोजिशन घबराया हुआ है। 2019 के इलेक्शन के पहले भी इन पार्टीज को हम लोगों ने कुछ बना के दिया कि भाई देखो ये चीज़ें इकोनॉमिकली प्रॉब्लम में है ना, बेरोजगारी है, दाम बढ़ रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा जो उस समय आया जिसको सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था कि 45 ईयर का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट था। कंजम्पशन का जो डेटा आया उसको रिजेक्ट कर दिया, कंजम्पशन गिरता हुआ उसमें दिखा। तो जो भी एडवर्स डेटा है उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अपना जो डेटा फिर आगे कर देते हैं, पर ऑपरेशन उसको नहीं टेकअप कर रहा। इतने लोग मारे गए पैंडेमिक में, वो टेकअप नहीं किया ऑपरेशन ने, क्योंकि वो घबरा से गए हैं। उनको डर है कि वो ईडी रेड और आईटी रेड और उनको जेल में डाल देंगे, तो दे आर नॉट कमिंग अप फ्रंट। And do you think that the shock, that movement has arrived, and how close is this? So now the next 2-3 years are going to be very disastrous. Why? There are several things that are happening. Each one of them can create a disaster. All 4 together will create a much bigger disaster. तो अगर आप देखें, एक तो AI, टेक्निकल चेंज, इससे अगर बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती है तो एक क्राइसिस बढ़ेगा उससे, पर्यावरण का क्राइसिस। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर नाउ राइजिंग। इस साल सुपर एल नीनो तो लोग कह ही रहे कि आ रहा है, पहले था कि जुलाई अगस्त में आएगा, अब कि जून जुलाई में आएगा। फर्टिलाइजर शॉर्टेज आपकी है ही इस समय, तो कृषि पे इसका धक्का लगेगा। फूड प्राइसेस में राइज एज अ रिजल्ट, है ना। स्पेकुलेशन तो हमारे यहाँ होता ही है, थोड़ी बहुत शॉर्टेज होती है, 10% की शॉर्टेज हो जाती है, दाम जब 50% बढ़ जाते हैं, 20% की शॉर्टेज होती है तो स्पेकुलेशन करके उसको 400% बढ़ा देते हैं। जैसे आपने देखा प्याज में और बाकी चीज़ों में होता है, थोड़ी सी शॉर्टेज होती है, दाम बहुत तेज आते हैं। तो ये एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट से हमारे एग्रीकल्चर पे और हमारे जो उस पर बहुत असर पड़ने वाला है। तो दैट द सेकेंड थिंग। थर्ड इज
आपका जो ये टैरिफ का चक्कर है, ये जो ट्रंप ने टैरिफ का चक्कर शुरू किया, अभी भी वो हमारे ऊपर 301 लगा रहा है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे उसको कहा कि ये पावर प्रेसिडेंट की नहीं है कि वो टैरिफ लगा सकता है, तो हम उससे तो बच गए जो पहले हो रहा था पिछले साल। पर अब वो 301 का हमें धमकी दे रहा है कि 301 पे हम आपके जो ऊपर टैरिफ लगाएंगे, तो उससे हमारे ट्रेड पे असर पड़ेगा। फिर एक ग्लोबल कोल्ड वॉर है, उसमें चीन एक तरफ है और अमेरिका एक तरफ है। फॉर्चुनेटली अमेरिका ने अपने ही जो एलाइज को एंटेगनाइज कर लिया, वो ग्रीनलैंड का चक्कर करके, और जो ये यहाँ पे कनाडा को जो 51st स्टेट बनाने वगैरह का, नहीं तो वो बहुत पावरफुल ब्लॉक होता। तो अमेरिका कोशिश में है कि चीन को दबा दे, क्योंकि वो चीन के राइज को नहीं राइज करता। और चीन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। चीन पिछले 10 साल से जानता है कि एक दिन अमेरिका उसको दबाएगा, और इसलिए चीन तैयारी कर रहा है 10 साल से। उसने जो अपना ट्रेड है वो डाइवर्सिफाई कर लिया। अब वो डाइवर्सिफाइड ट्रेड, वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के थ्रू वो अफ्रीका भी जा रहा है, यूरोप भी जा रहा है, लैटिन अमेरिका भी। तो उसमें ट्रेड डाइवर्सिटी, सो इट्स नॉट सो डिपेंडेंट ऑन यूएस ट्रेड। उसके जो रिजर्व्स हैं वो बहुत डॉलर में थे, उसने वो डाइवर्सिफाई किया, गोल्ड वगैरह। बल्कि सारी दुनिया में गोल्ड लोगों ने, सारे सेंट्रल बैंक ने गोल्ड ज़्यादा खरीदा, और इसी ने गोल्ड के दाम बहुत तेज़ हो गए, क्योंकि सबको डर है कि जैसे कि वहाँ पे रूस को दबा दिया, रूस को जो प्रतिबंध लगा दिया ईरान को, तो सब देशों को डर है कि भाई हम डॉलर में रिजर्व रखेंगे, कल अमेरिका हमें दबा देगा, तो इसलिए एवरीबडी इज मूविंग टुवर्ड्स गोल्ड। तो गोल्ड के दाम बहुत तेज़ हो गए पिछले 2 साल में, आपने देखा। तो चीन इज़ अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंकर। उनको पता था कि टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम करेगा, है ना। वो अपनी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हुआवेई है। हुआवेई को दबाया कि नहीं इसमें तो बग है, तो यूके ने जब हुआवेई नहीं किया, इंडिया को जब कहा कि नहीं, तो वी आल्सो डिडंट गो फॉर हुआवेई, इवन दो हुआवेई टेक्नोलॉजी वाज बेटर एंड चीपर देन अदर टेक्नोलॉजीज, बट वी डिडंट गो फॉर 5G टेक्नोलॉजी ऑफ हुआवेई। तो हुआवेई को चिप नहीं दे रहे थे, उन्होंने चिप डेवलप कर ली, है ना। तो दे हैव मूव्ड ड्रामेटिकली ऑन टेक्नोलॉजी फ्रंट इन द लास्ट 30 years, एंड दैट इज व्हाई दे हैव स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी खत्म हो गई है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी क्यों खत्म हो गई? हम चीन पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। हमारा मतलब 3 साल पहले करीब $85 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट था। हमने कोशिश की उसको कम करने की, वो बढ़ के $102 बिलियन हो गया। मतलब वी आर गिविंग सम नेशन विच हैज एंटर्ड इनटू सम पार्ट ऑफ आवर टेरिटरी $102 बिलियन ऑफ हेल्प, बिकॉज ट्रेड डेफिसिट मीन्स वी आर हेल्पिंग देयर इकोनॉमी, राइट। तो व्हाई? बिकॉज दे आर गुड एट लो टेक्नोलॉजी एज वेल एज हाई टेक्नोलॉजी। हम पतंग का मांझा भी वहाँ से लेते हैं, है ना, वो दिवाली लाइट भी वहाँ से आती है, पिचकारी भी वहाँ से आ रही है ना, और हाई टेक्नोलॉजी में सब कुछ आ रहा है। हमारी बहुत सारी फैक्ट्रीज में चाइनीज मशीनरी लगी हुई है। तो जब गालवान के बाद उन्होंने वीज़ा देना बंद किया भारत सरकार ने, तो हमारे बिजनेसमैन ने कहा सर हमारी फैक्ट्री नहीं चल पा रही ठीक से, प्लीज़ उनको वीज़ा दीजिए, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे वहाँ से जो सस्ती टेक्नोलॉजी से हमारी मशीनें आ रही हैं। तो वी हैव बिकम डिपेंडेंट ऑन देम, वी आर डिपेंडेंट ऑन रशिया। वहाँ से S-400 है, सुखोई है, क्लैशनिकोव राइफल्स हैं जो अमेठी में बन रही हैं, फिर आपका जो ये ब्रह्मोस मिसाइल है, तो हम उनका भी साथ नहीं छोड़ सकते। और अमेरिका से हमने जो गठबंधन किया हुआ है 2005 के बाद, जब से न्यूक्लियर डील हुआ, उनसे सारे अब जो हथियार वहाँ से आ रहे हैं, C-17 है, अपाचे हेलीकॉप्टर वगैरह हैं, वो सब चिनूक हेलीकॉप्टर वगैरह, वो सब जो होविट्जर्स वगैरह सब वहाँ से आ रहे हैं। तो हम तीनों के बीच में पिस गए। एंड वाई? बिकॉज वी आर वे बिहाइंड इन R&D। मतलब AI में तो हम बहुत पीछे हैं ही। $500-700 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है अमेरिका में, $80 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है चीन में, और हम $1 या $2 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। सारे लार्ज लर्निंग मॉडल वहाँ से आ रहे हैं, तो वी आर डिपेंडेंट ऑन दोज लार्ज लर्निंग मॉडल। सो दे आर लर्निंग फ्रॉम अस। जितना भी डेटा है हमारा, वो सब वो यूज़ कर रहे हैं। दे आर ट्रेनिंग देयर थिंग। आजकल आपने देखा होगा पिक्चर्स आ रही हैं पिछले में 1 महीने से, कि वर्कर्स के माथे पे कैमरा लगाया हुआ है। तो जो वर्कर काम कर रहा है वो जब AI डेटा कॉपी कर रहा है, जिससे कि वो उसको डिस्प्लेस कर देगा कुछ समय बाद, है ना। उनका काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार AI सीख गया कि वो कैसे आदमी काम कर रहा है, तो उसके बाद फिर जो है AI वो करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि बहुत बड़े लेवल पे हमारी जो ऑटोनॉमी खत्म हुई है, वो हमने R&D पे ध्यान नहीं दिया। और R&D पे ध्यान नहीं देने की 2 वजह। एक तो हमारा इन्वेस्टमेंट जो है R&D में, वो 0.65% है GDP का, जबकि चीन और अमेरिका 3% करते हैं, और चीन हमसे 5 गुना बड़ा है और अमेरिका हमसे 20 गुना बड़ा है। तो इसका मतलब है कि चीन हमसे 22 गुना ज़्यादा R&D में खर्च कर रहा है, और अमेरिका हमसे 100 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। दैट्स वाई द लीडर्स इन टेक्नोलॉजी, है ना। तो मतलब जो टेक्नोलॉजी की लीड है ना, उसमें हम बहुत ज़्यादा पिछड़ गए हैं। मतलब बाहर से टेक्नोलॉजी लेके हम प्रोड्यूस कर रहे हैं।
उदाहरण के तौर पे डिफेंस टेक्नोलॉजी, डिफेंस में इतना इंपोर्ट क्यों करना पड़ रहा है? हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हम 1987 से बना रहे हैं, अभी भी वो G404 इंजन पर निर्भर है, और G404 को दबा देता है अमेरिका। अपना एयरक्राफ्ट बना अच्छी तरह से बना, सिर्फ एक ही छोटा सा प्रॉब्लम, उड़ता नहीं है। नहीं उड़ता है उस पर G404 इंजन के, और वो उनको 100 इंजन देने थे क्योंकि हमें अपना जब वो बनाना था, उन्होंने 10 इंजन दिए पिछले 2 साल में, और एयर चीफ मार्शल बोल रहे हैं कि भाई ये हेल तो बना के दे नहीं पा रहा है, तो हम जो वो उससे ले लेंगे जो राफेल से, है ना? तो मतलब कि अगेन दिस विल गेट किल्ड। फिर G414 का समझौता हुआ, जो मतलब जब प्रधानमंत्री गए और जब बाइडेन के समय पे G414 पे समझौता नहीं हो पा रहा बिकॉज वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाह रहे। तो वेस्ट हमें टेक्नोलॉजी नहीं देगा, हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूशन में और यूनिवर्सिटीज़ में खुली छूट नहीं है, क्रिटिसिज्म इज नॉट एक्सेप्टेड। जबकि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। मैं अक्सर उदाहरण देता हूं कि 1880s में ईथर के बारे में बहुत रिसर्च थी, भाई ये दुनिया कहाँ पे है ना? कोई कछुए के ऊपर है, कोई समुद्र में है, कहाँ पे है? तो वेस्ट में जब वो मतलब ये सब डेवलपमेंट हुआ तो उन्होंने कहा एक ईथर है, द वर्ल्ड इज परमिएटेड विद ईथर। तो ईथर को डिस्कवर करने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट्स वर डन, and because they failed, finally one Michelson-Morley experiment, which is a famous experiment, that showed there is no ether. And that became the reason why Einstein's relativity came. Okay. So failure is a part of success. रिसर्च में अगर आप फेल करते हैं तो उससे समझ में आता है क्या नहीं होना चाहिए, है ना? क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो समझ में आता है। हमारे यहाँ वो एक्सेप्ट नहीं होता क्योंकि हम लोग बहुत ही फ्यूडल माइंडेड है। हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशन में, जो जूनियर बोल रहा है, अगर वो ज़्यादा बोल रहा है तो बोलते हैं वो तो ट्रबल मेकर है ना? तो उसको सप्रेस कर देते हैं। तो मैंने 97 में एक आर्टिकल लिखा था टाइम्स ऑफ इंडिया में, डिसेंट इज द एसेंस ऑफ हायर एजुकेशन, पर डिसेंट को हम मेलेज मान के उसको दबा देते हैं। तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि क्रिटिसिज्म होगा, पर अगर हम उसको सप्रेस कर देंगे तो देयरफॉर देयर आर 2 रीजंस व्हाई R&D एनवायरनमेंट इज नॉट देयर। You have to create the right environment for which ideas can flow, and ideas may be anti you, but you have to accept it. And other is focus is not there, and the third is we don't emphasize education, part of this same thing, है ना? तो हम शिक्षा पे खर्च नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए। मतलब अमर्त्य सेन ने एक 1986 में एक पेपर लिखा था, उसने कहा कि भाई 1947 में भारत, कोरिया, चीन, हम सब एक ही लेवल पे थे, गरीबी में, शिक्षा के अभाव में, स्वास्थ्य के अभाव में, गरीबी अनएम्प्लॉयमेंट के अभाव में, सब हम एक लेवल पे थे। वो लोग कैसे तेजी से आगे बढ़ गए? क्योंकि उन्होंने शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ज़बरदस्त खर्च किया। मलेशिया ने तो 10% GDP का खर्च करना शुरू कर दिया। सो हमारा सबका गोल था कि बाय 1965 सारे बच्चे स्कूल में होने चाहिए। हमने नहीं अचीव किया, उन्होंने अचीव कर लिया। तो उन्होंने ये दिखाया अमर्त्य सेन ने कि वहाँ का लेबर प्रोडक्टिव हो गया क्योंकि उसकी शिक्षा भी अच्छी और स्वास्थ्य भी अच्छा। हमारे यहाँ ना शिक्षा अच्छी ना स्वास्थ्य मिला। तो विक्रम सेठ की सूटेबल बॉय में मैं अक्सर कोट करता हूँ, उसने कहा कि 1950s की जो पॉलिटिक्स थी वो लैंडलॉर्ड्स कंट्रोल करते थे, क्योंकि जितनी भी पार्टीज थी उनमें लैंडलॉर्ड क्लास से लोग निकले हुए थे, वो नेता थे, वो गरीब बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते थे। तो इसलिए कभी हमने शिक्षा पे ध्यान उतना नहीं दिया, खासकर जो रूरल स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उन पे ध्यान नहीं दिया। और मैंने अपना फिजिक्स में PhD छोड़ के जब मैं इकोनॉमिक्स में PhD करने गया, उसके बीच में मुझे समझ नहीं था, तो मैंने 1 साल रूरल डेवलपमेंट किया, तो किशोर भारती में मैंने किया। तो वहाँ पे जो पलिया था, जो लैंडलॉर्ड, वो हमें कहता था इन बच्चों को पढ़ा दो, मैं तो मेरा गड़िए का काम कौन करेगा, इनको बच्चों को मत पढ़ाओ। तो मतलब मिड-70s में भी हमारे जो रूलिंग क्लास है वो बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं देना चाहता। But I think Maulana Abul Kalam Azad that recommended 12.5. नहीं, कोठारी कमीशन ने कहा था 6% ऑफ GDP शुड गो टू एजुकेशन, है ना? वो कभी हमने गोल अचीव नहीं किया, एंड दैट्स द इंटरनेशनल गोल, है ना? तो वो हम कभी 4% से ऊपर नहीं गए पब्लिक एजुकेशन पे। तो हमने वो एम्फेसिस नहीं दिया। और आज भी अगर आप देखें तो एसर की रिपोर्ट आती है, एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जो असर है 2005 से आ रही है, वो दिखा रही है कि आधे बच्चे 5वीं जमात के सरकारी स्कूलों में, रूरल एरियाज में, दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते। और उसी तरह 2024 की रिपोर्ट असर की कि अगर आप देखें तो 14 से 18 साल के बच्चे, नॉट जस्ट रूरल बट रूरल एंड अर्बन टुगेदर, वो 14 से 18 साल के बच्चे दूसरी जमात की पढ़ाई लिखाई और गणित नहीं कर पाते, तो वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, है ना? अच्छा, ये तो रहा इनका 5th क्लास का।
पर मैं तो ये देखता हूँ कि भाई हमारे जेएनयू में जो बच्चे आते हैं उनको हम 80 बेस्ट सेंटर से लेके आते थे। उनकी लैंग्वेज स्किल बहुत कमज़ोर है, ना उनको हिंदी अच्छी आती है ना इंग्लिश अच्छी आती है, क्योंकि उनकी पढ़ाई बहुत ही कमज़ोर रही। हम रट्टा मार के पढ़ लेते हैं, है ना, हम समझते नहीं हैं, है ना। तो जैसे कि मकान की नींव अगर कमज़ोर होगी तो पहली मंजिल कमज़ोर होगी तो दूसरी मंजिल कम, अगर हमने एब्जॉर्ब नहीं किया तो फिर हम आगे कैसे नॉलेज डेवलप करेंगे। तो शिक्षा का रोल क्या है कि टू टेक द चिल्ड्रन टू द नॉलेज दैट इज एंड देन टेक देम टू द कटिंग एज नॉलेज सो दैट दे कैन इम्प्रूव दैट नॉलेज, है ना। पर अगर उन्होंने आज की नॉलेज नहीं एब्जॉर्ब की तो कहाँ से कटिंग एज में ऊपर जाएंगे। तो ज़्यादातर बच्चे जो हमारे हैं, है ना, मतलब हम एक्सीडेंटली 50,000 जब बच्चे वर्ल्ड क्लास प्रोड्यूस करते हैं बिकॉज दे आर सुपर ब्राइट, है ना। वो तो चाहे आपकी पढ़ाई भी खराब होगी तो भी कर लेंगे, है ना। पर लेकिन बल्क ऑफ द चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब द मटीरियल। तो मैं अपने क्लास में 1984 से, क्योंकि प्रिंसटन में हम लोग ओपन बुक एग्जाम करते थे, तो मैं अपने क्लास में ओपन बुक एग्जाम देता था। बच्चे हाथ जोड़ते थे हर सेमेस्टर में, सर प्लीज ओपन बुक एग्जाम मत दीजिए, है ना। हम सोच नहीं सकते एग्जाम में, क्योंकि ओपन बुक एग्जाम का मतलब है आपको अप्लाई करना है। जो सिर्फ क्लास में आपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया वो आप जो रट के जो उसमें प्रोड्यूस कर देते हैं, ज़्यादातर एग्जाम में यही होता है ना। आईएएस की तैयारी में क्या है, वो जो सारी कुंजियाँ होती हैं उससे बच्चे पढ़ के उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं, या ये कोचिंग सेंटर में जाते हैं वहाँ पे वो एग्जाम टेक्निक सिखा देते हैं, पर एब्जॉर्ब नहीं होती नॉलेज उससे, है ना। तो मुझे आई सेड कि आई हैव कंप्लीट सिंपैथी विद यू। 15 साल आपने एग्जाम दिया है जिसमें आपको सोचना नहीं पड़ा, आपने जो रटा हुआ है उसको आपने जो रिप्रोड्यूस कर दिया, है ना। पर मैंने कहा आपको ये पता होना चाहिए कि एक एग्जाम ऐसा हो सकता है जहाँ पे कि आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आपके पास आपके सारे नोट्स हैं, सारे फॉर्मूले हैं, उसको अब आप अप्लाई करिए। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो दैट मीन्स यू हैव नॉट एब्जॉर्ब्ड इट, देन यू ओनली मग्ड अप। और अप्लाई करना सबसे ज़रूरी है, तभी आपको जो नॉलेज आगे बढ़ेगी, है ना। तो मैं मतलब वो बच्चे बेचारे थे, तो मैं उनको जो वो बेल शेप कर्व पे करके उनको ग्रेड देता था, तो खुश हो जाते थे कि ग्रेड तो मिल गया, हालांकि जो बहुत सारे गलतियां हुई, है ना, नहीं अप्लाई कर पाए। पर ये दिखाता है कि जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी में जब ऐसी स्थिति है तो आप बाकी जगह सोच सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में क्या स्थिति होगी। तो इसलिए हमारी जो एजुकेशन है ना, उस पर हमने वो तवज्जो नहीं दी, ध्यान नहीं दिया जो हमें देना चाहिए, जिसके बेसिस पे हमारा यूथ प्रोडक्टिव हो जाए, है ना। तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना, कि आज हमारी कमज़ोरी जो टेक्नोलॉजी की है वो शिक्षा के थ्रू भी आ रही है, क्योंकि शिक्षा पे हमने वो ध्यान नहीं दिया। तो ये जो क्राइसिस है ना, जैसे मैंने कहा टेक्नोलॉजी का क्राइसिस है, पर्यावरण का क्राइसिस है, जो ग्लोबल एक कोल्ड वॉर जो चीन और जो अमेरिका के बीच में है, उससे क्या हो रहा है कि एक स्प्लिट हो रहा है। मतलब कि ग्लोबल ट्रेड स्प्लिट हो जाएगा, टेक्नोलॉजी स्प्लिट हो जाएगा, फाइनेंस, क्योंकि जब इसको रूस को दबा दिया अमेरिका ने, उस पर प्रतिबंध लगा दिए, तो बाकी देशों को भी खतरा है कि भाई कल हमारे ऊपर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो देयरफॉर ब्रिक्स वाज टॉकिंग अबाउट एन ऑल्टरनेट करेंसी, क्योंकि डॉलराइजेशन है दुनिया के अर्थव्यवस्था में, और डॉलराइजेशन से अमेरिका को फायदा है। जितना ट्रेड डेफिसिट और जो ये बजट डेफिसिट अमेरिका का है और किसी देश का नहीं है, और कोई देश नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी सारे देश डॉलर होल्ड करते हैं। हम जो $1 अगर अपने पास रखते हैं तो हमने एक इंटरेस्ट फ्री डॉलर का लोन अमेरिका को दिया हुआ है। तो अमेरिका इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, है ना, क्योंकि एवरीबडी एक्सेप्ट्स इट। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स आर लाइंग आउटसाइड, व्हिच मींस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन टू द अमेरिकन इकोनॉमी। तो अमेरिका इज लिविंग बियॉन्ड इट्स मीन्स, है ना। और हमारा जो लेबर है वो सस्ता लेबर, हम उनको सस्ती चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो दैट इज़ वाई दे आर सो प्रॉस्परस, है ना। तो इसलिए मेरा मानना है ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ ले जा रही हैं हमें अगले साल, 2 साल, 3 साल में, और उसकी तैयारी हमको आज से करनी है। अगर वो नहीं करेंगे तो ये क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और जब ये क्राइसिस बढ़ेगा तो हमारे असंगठित क्षेत्र पर सबसे ज़्यादा उसका असर होगा, क्योंकि उन्हीं के पास बचत नहीं है, दे हैव नो सेविंग्स। जो 10, 11, 12 हज़ार रुपये कमाता है वो कितनी सेविंग कर लेगा। But your sector is also very scattered, right? So even they face serious crisis, it will not be noticed because shock will not be at one particular point. It will be all over the nation. तो पता कैसे चलेगा? I mean, no one gets. जैसे का जब क्राइसिस होता है ना तो ये भड़कता है, जैसे कि अभी हुआ, मतलब नोएडा में क्यों हुआ एकदम से, मतलब उनके सारा बैलेंस खत्म हो गया। Very localized. नहीं, पर वहाँ पे हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि गुड़गांव में हुआ, गुड़गांव से यहाँ हुआ, पानीपत में हुआ, फिर राजस्थान में हुआ, है ना, तो फैलता है। No, what I'm trying to understand is that can economy be a national issue? It doesn't look like. नहीं, ये बात आपकी सही कि पॉलिटिक्स कैन ट्रम्प इकोनॉमिक्स, है ना। जैसे कि नोटबंदी है,
उसमें गरीब लोगों के ऊपर बहुत असर पड़ा। लेकिन मेरी वाइफ जब वो यूपी के इलेक्शन के लिए यूपी गई तो उनको लोगों ने कहा हाँ हमें बहुत परेशानी है, पर ये अच्छी बात हुई कि जो अमीर और गरीब को लाइन में खड़ा कर दिया। कोई अमीर लाइन में नहीं खड़ा हुआ, पर ये एक फैला दिया है ना, ये फैला दिया कि देखो लोगों ने नोट जला दिए कि जो नोट जो नदी में बहते हुए मिले है ना, ये फैला दी गई बात है ना। अच्छा, यहाँ तक कि रवीश कुमार ने पहले दिन बोला, मैं तो उस समय अमेरिका में था, मेरे पास हिंदुस्तान टाइम्स से मैसेज गया कि एक लेख लिखने के लिए, तो रवीश कुमार ने, मैंने सुना, कहा कि देखो अब ये कहाँ जाएंगे ब्लैक मनी वाले, अब तो इनके नोट पकड़े जाएंगे। इतनी बड़ी गलती मतलब रवीश कुमार ने की है ना, क्योंकि ब्लैक डज नॉट मीन कैश। ये जो गलत आइडिया था कि ब्लैक मीन्स कैश, तो कैश निकाल दो तो ब्लैक खत्म हो जाएगा है ना। कैश इज ओनली वन स्मॉल पार्ट द ब्लैक वेल्थ, इट्स ओनली 1 or 2% of the black wealth, and cash is used as an asset. Cash is not a flow, income is the flow. तो black income generation जो है ना, वो तो नहीं रुकने वाला ना। How is black income generation done? It is through under invoicing and over invoicing. तो आप अगर कैश निकाल भी लोगे तो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग चलता रहेगा। अगर मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं 50 पेशेंट देख रहा हूँ और 30 की आमदनी में दिखा रहा हूँ, 20 की नहीं दिखा रहा, तो 20 की आमदनी मेरी ब्लैक हो गई, दैट्स अंडर इन्वॉइसिंग है ना। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैं कोई धंधा कर रहा हूँ, मैं चीनी बना रहा हूँ, मैं 100 टन उत्पादन कर रहा हूँ, मैं 80 टन डिक्लेयर कर रहा हूँ, 20 टन नहीं डिक्लेयर कर रहा है ना, तो जो 20 टन नहीं डिक्लेयर किया वो ब्लैक इनकम हो गई, तो अंडर इन्वॉइसिंग हो गया। फिर मैंने जब चीनी बनाई तो उसमें लेबर मैंने एक रखा, मैंने दिखा दिया मैंने 2 लेबर रखे, तो एक व्यक्ति की मैंने सैलरी निकाल ली। जैसे कि सत्यम के इसमें 54,000 जो वो दिखाते थे और निकले 42,000, तो 12,000 एक्स्ट्रा जो वर्कर्स थे उसमें, जिनका कि वो सत्यम का जो ओनर थे राजू, वो निकाल लेते थे। तो ये ओवर इन्वॉइसिंग ऑफ कॉस्ट, अंडर इन्वॉइसिंग ऑफ रेवेन्यू, ये 2 तरीके होते हैं। वो कैश निकालने से नहीं होगा। अगर आपने कैश थोड़ा बहुत निकाल भी लिया तो वो 1 महीने में जनरेट हो जाएगा दोबारा, क्योंकि ब्लैक इनकम तो जनरेशन चलता ही रहेगा। आप अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग तो इस तरीके से नहीं रोक सकते हैं। और दिखा भी मैंने, मतलब जून में ईपीडब्ल्यू में आर्टिकल लिखा था कि बाय जनवरी 10 98.8% ऑफ द कैश हैड कम बैक इनटू द रिजर्व बैंक। तो उसके बाद आरबीआई ने जो कैश इन सर्कुलेशन का डेटा देना बंद कर दिया। But then in August, when the annual report came, they had to give the data कि 93.3% had come back, right? So 93.3% coming back means more than 100% had been come. You counted. Why? Because जो आपका दुबई में पैसा था, जो नेपाल में पैसा था, जो भूटान में था, जो बांग्लादेश में था, उसको तो आपने आने नहीं दिया, और जो कोऑपरेटिव बैंक से उसको नहीं करने दिया, और फिर जो बेचारे वृद्ध लोग थे जो भूल गए थे वो नहीं हुआ। तो आपका एक्चुअली मोर देन 100% वाज अकाउंटेड। व्हाई? बिकॉज इवन द काउंटरफीट करेंसी गॉट काउंटेड। और क्योंकि इतना कैश आ रहा था तो आरबीआई ने क्या किया, केरला में एक कंपनी थी, उसको शेडिंग का काम दे दिया कि भाई आते जा रहे हैं नोट इतने तेजी से, उसको शेड करो और उसके पेपर बोर्ड बना दो। तो फिर आपके पास कैश बचा ही नहीं। और सरकार बोल रही थी कि नहीं हम रिकंसाइल करके बताएंगे आपको कि कितना आया। तो मैंने कहा रिकंसाइल कैसे करोगे, आपने तो ऑलरेडी शेड कर दिया है वो, है ना, और वो तो खत्म हो गया है, तो आप रिकंसाइल कैसे करोगे। तो यानी कि जो एक धारणा थी कि ब्लैक मीन्स कैश, एकदम गलत धारणा थी। तो हमने गलत धारणा पे इतना बड़ा कदम ले लिया। और इसलिए मैं कहता हूँ कि जहाँ पे एक ऑटोक्रेटिक वो होगा, जहाँ पे सारा कुछ सेंट्रलाइज हो जाएगा, तो गलत डिसीजन होंगे। तो आज की उसमें हमने कई गलत डिसीजन लिए हैं, जैसे कि नोटबंदी, फिर हमने गलत जीएसटी, फिर हमने कहा ऑर्गेनाइज कर देंगे अनऑर्गेनाइज को, जो होने वाला नहीं है। ये बहुत बड़े गलत डिसीजन है जिनका बहुत धक्का लग रहा है अर्थव्यवस्था को। तो इसीलिए मेरा मानना है कि अर्थव्यवस्था एक परेशानी के दौर से गुजर रही है, और आने वाले 2-3 साल में वो परेशानी इन 4 वजहों से और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब वो पॉलिटिकली ऑपोजिशन पार्टीज उसका कितना इस्तेमाल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिशन पार्टी में हिम्मत होगी तभी वो कर पाएंगे, अगर उनमें हिम्मत नहीं होगी तो नहीं कर पाएंगे, अगर वो डरे हुए हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, है ना। जब वो पैंडमिक के दौरान जब लाशें सब नदी में दिखी, बाहर दिखी, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया अपने पॉलिटिकल उसमें, जबकि बीजेपी होता तो वो तो रोज़ स्ट्रीट पे होता, रोज़ उसको जो वो करता। तो इसलिए पॉलिटिकली आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, मुझे लगता है कि एक तरह से अराजकता सी हो सकती है। लेकिन सर ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है वही वोटर्स भी है। हाँ, मेजर पार्ट ऑफ द वोटर्स आर फ्रॉम द इंक्लूडिंग बंगाल। कोई भी इलेक्शन में वो क्यों नहीं दिखते?
नहीं, एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना कि हमारे जो ऑपोजिशन पार्टी है ना उसको मोबिलाइज करना, जो अनऑर्गेनाइज्ड है वो तो बाय डेफिनेशन अनऑर्गेनाइज्ड है, तो वो अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता। और फिर जब प्रोपेगेंडा होता है जैसे मीडिया के थ्रू वगैरह, तो उसमें एक चमक दमक की इमेज दिखा दी जाती है। तो अभी भी 40% ही मतलब है जो बीजेपी को वोट कर रहे हैं, 60% तो उससे प्रोपेगेंडा में नहीं, पर वो बिखरा हुआ है। इसलिए 2024 के इलेक्शन में जब इंडिया में थोड़ा बहुत वो जो गठबंधन हुआ, तो थोड़ा ये हुआ कि बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली। तो इसलिए अगर मतलब ऑपोजिशन पार्टी ऑर्गेनाइज होंगी, वो अपनी जब बात को सामने रखेंगी पब्लिक के सामने, तो हो सकता है कि चेंज आए, पर वो तो प्रिडिक्ट करने की बड़ा मुश्किल है कि ना क्या करेंगे, कितना ऑपोजिशन करेगा। अभी तो ऑपोजिशन बिखरता हुआ दिख रहा है। तमिलनाडु में भी डीएमके अब अलग हो गया है ना, टीएमसी गिर गया है ना एकदम से। मतलब ये दिखा रहा है कि टीएमसी की ताकत क्या थी। जो लोग टीएमसी में थे वो तो सत्ता के लिए थे, है ना। तो इसीलिए तो जैसे ही ममता हारी वो सब हट गए, है ना। वो तो नहीं तो इतना वो था। तो इसलिए ये जो स्थिति है हमारी पॉलिटिक्स की, उसमें अब आइडियोलॉजी नहीं है। एक आइडियोलॉजी है सत्ता, कि कैसे हमको पावर में आना है, क्योंकि पावर में होने से ही पैसा बनेगा, पावर में ही होने से आपका जो होगा। This is interesting. When BJP is in opposition, they don't disintegrate, right? हाँ, करेक्ट। तो ये Because- हाँ? Yeah. हाँ। बिकॉज द कोर थिंग इज बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी। मतलब जो दो भी हो गए थे 1984 इलेक्शन में, दो पे भी वो टूटे नहीं ना, और दो से फिर बढ़ते चले गए। ऐसी तो चीज नहीं है कि उनको तोड़ने के लिए आप कांग्रेस से ज्यादा कुछ एफर्ट नहीं हुए। द वे बीजेपी, हाँ, नहीं वो तो मैंने कहा ना कि जो इनका विल टू पावर जो बीजेपी का है ना, दैट्स डिफरेंट देन व्हाट द ऑपोजिशन। हाउ कम पीपल आर अलाइंड विद दैट विल? दैट इज समथिंग लार्जर क्वेश्चन, राइट? Skilled jobs will be eaten by AI. Now, there's some sectors which will be immune to AI. I can only think of two, but you will know more. Hospitality and healthcare. Healthcare, by which I mean services, nursing, or Yeah. other services. So, what can we do to prepare for this? Encourage those sectors in what way? You know, people have a misconception that many things will still be done by human beings. But Elon Musk in December 2024 it was, he said within 1 year, everything that a human being can do will be done by robots and AI, including making buildings. You know, mason का काम खत्म हो जाएगा, because you'll have prefabricated things in factories, and robots will do that, and robots can assemble that. Similarly, nursing and so on also can be done by robots over a period of time. That's why today Hospitality, cooking. food preparation also will be done by robots. Now already, I mean, it is very interesting. Just about 2 months back, there was this marathon race, a half marathon race in Beijing. Usme you saw that year before, none of the robots could complete the race. They kept falling. This year, they ran faster than human beings without any help. So the rate at which robotics is going, lot of work in the home, lot of work of construction is also going to be done by robots. So in a sense, there's a cycle that's taking place where with AI's help, robots will become much more efficient. So AI and robots, and to produce chips, again it's robotics. In China, there are what are called dark factories. Yeah. Dark factories mean there's no laborer. The light comes on when the supervisor enters the factory. But otherwise there are no workers. Everything is automated. So, are you saying no sector will be immune from? Well, I can't think of any sector where, you know, AI and robotics will not displace. It's very likely that most of the sectors, I mean, I can't think of anywhere robotics will not, because they are trying to replicate what human beings do. And that's why they have all these workers with cameras, because they are now looking at what are the steps that the human being is taking, and that can be replicated using AI and robotics. So, you know, I mean, suppose there are 2 or 3 or 4 or 5% of the jobs which suppose they're not able to do, and if they're able to do even 90%, even that's a huge thing, because if 90% of the labor is displaced, that's why people say universal basic income. Logo, see, capitalism is not able to give jobs. So universal basic income is one thing that now they think of from 2015, but that goes against the basic principle of capitalism, because capitalism says we pay for work done. We don't pay for work not done. That's what Kaletsky and all they propagated in 1940s. Now we are giving for work not done. That's why you see under WTO etc. subsidies are frowned upon.
because subsidies are payment for work not done, right? It's supposed to distort the market, है ना? पर यहाँ पे अब now we are willing to do because now capitalism is not able to generate enough jobs. तो जिसके पास job नहीं होगा, उसके पास demand नहीं होगी. So consumption to encourage, then universal basic income is the only way. So that's one possible way, but what it does is, I've been opposed to that since 2015 when it was proposed. Because PKT initiated similar debates, right? but the point is that that doesn't give dignity to workers. If you are given money in hand without work, work is what gives dignity. So I've been saying, suppose we have $1 trillion to give as universal basic income, let's use that $1 trillion to create work. But how? No, see, like in India, suppose you ask me how can we create work in India? So 94% are in the unorganized sector. So we have to promote the unorganized sector rather than decimate it. How do we promote the unorganized sector? 45% are in agriculture. Okay, 47%, 49% are in non-agriculture. Hai na? This 45%, if they get higher income, you give minimum support price, they'll have higher income, then the demand will be more. Because at the moment, the last survey in agriculture was done in 2017-18, when you found that an average farmer earns 27 rupees per person per day through agriculture, which is close to the poverty line. So you have to raise their income. And today you are declaring minimum support price for 23 crops, out of which only 3 crops really get it. Paddy, wheat and sugarcane. Huh? Other crops don't get it, so you're not able to implement it. And therefore, your entire agriculture is lopsided. You have more production of paddy and wheat and less of dals and less of pulses, which then you are importing, so a bill is there. Plus, you are damaging your environment, because in Punjab, you're growing paddy where you should not be growing. Huh? You're growing sugarcane in Maharashtra where you should not be growing sugarcane because there's water scarcity, right? So therefore your environment is getting damaged, your balance of payment is getting affected, your food subsidy bill therefore rises because you're holding stocks which are very large stocks. If you had minimum support price across all crops and you could implement it, the problem is you can't implement even this because only 6% of farmers, which are the big farmers, they take benefit of the MSP. So if you did that in agriculture, agriculture's incomes will go up, then the demand in the economy will go up. And for that, if the workers get a living wage, the demand for food will go up, then the price will automatically go above the MSP. At the moment, the price goes below the MSP because there's inadequate demand and because of stocks. So workers and farmers can be actually their allies of each other. And where do you get more employment? You're not going to get more employment in agriculture because that's also getting more mechanized. So you have harvester combines, you have tractors, you have the threshers, you have potato digging machines and so on. So it's not in agriculture that you'll generate more employment, but you can generate more demand. Where will you generate? In non-agriculture, in the micro sector. Micro sector where there are 7 crore units employing about 12 crore people. If you double from 1.7, you double to 3.4, you'll have another 12 crore jobs. Okay, so how do you do that? How do you get more employment in micro sector? So in our report on unemployment, we address that. What are the problems that the micro sector faces? 3 things: technology, marketing, finance. So set up cooperatives. Say Ichhal Karanji has textile, so set up cooperative of small units of textiles. Then they can bargain for credit, they can do marketing and they can do technology development. Most likely technology development they'll not do, government will have to help. Huh? No, that's a small. Sure. Interesting. This technology development, won't it lead again to automation in that sector also? Yeah. And then again the employment. So I have a solution for that also. I'll come to that. Now, Ichhal Karanji has textile, Bhadoi has carpet, Aligarh has brass, Muradabad has brass, Khurja has pottery. Okay, so create units there. So in a cooperative way, they'll be able to do it. Now you'll say that cooperatives have a lot of corruption. Okay, there's no doubt cooperatives have a lot of corruption. But that's a challenge before the nation. That you have to do it in a way that the corruption is minimized, there's more democratic functioning and so on. So nothing is simple. But the point is that if you can make your micro sector dynamic, today we are killing the micro sector. Instead, make it dynamic by coming. That's how China industrialized. Their village industry grew at 20-30% in the 80s, and that's how they became industrialized. So this is the path to industrialization. So we have lagged behind because we have some big units
But our micro and the small units, they are suffering. They are not able to cope with things. Huh? So our industrialization also depends on actually promoting the micro and the small sector. They'll also promote employment generation. So this would be the path. Huh? Now to do that, we have to reform the GST. The present problem that the GST is posing for the small sector and the micro sector, the shifting of demand. You have to reform that. In 2015, I wrote an article in EPW in which I suggested, in my book on GST also I've suggested, and simply cutting GST rate doesn't help. Yeah. Why doesn't it help? Because if you cut the GST rate, it's the organized sector that benefits, Correct. not the unorganized sector, because GST is paid by them. So you make their goods cheaper, and therefore the demand becomes more on that rather than on the micro sector. So GST needs to be reformed, and I've been suggesting it's a last point tax. It's paid by the final consumer. So just make it a last point. Don't make it at every step. So you're collecting 3 paisa here, 5 paisa there, 20 paisa there, 10 paisa here, and complicating it, it'll become very simple. And the input credit will not matter. And therefore the disadvantage that the unorganized sector has at the moment, that'll go away. So there are ways in which you can do this, and we've been suggesting. Now regarding technology will have to be introduced in a socially responsible manner, which means that if your productivity goes up by a factor of 2, cut the number of hours of work to half. So that the same number of people will get employment, right? If the productivity goes up by 10-fold, then you have to cut Isn't it too idealistic? It is. But the question is, you have no other solution. If you have large number of people unemployed and the kind of crisis that will come, okay, if you have to cope with it, it has to be drastic solutions. Because the present solution, think back, World Bank in 1980s, it said that we are running into problem because the new economic policy that we are suggesting is creating unemployment. So they suggested what? Safety net. So Jolly and others wrote in the mid-80s that we have to have safety net. Safety net meaning we know people will fall below poverty line, so we have to have a safety net for them. Now if you have 5% unemployment, 7%, 10%, you can support them. But if you have 30, 40%, it will be very difficult. So safety net, we've already recognized, and that's why from the 2005, the UPA period, we started providing safety net. So rural employment, then your education, then your housing, then your various. So we have been providing safety net, but that's inadequate. Because safety net only means, yes, our policies are going to create problem, and we'll have some safety net for some people, but we can't provide it to everybody. But sir, this government can argue on this that 80 crore households getting free Yes. safety nets. That's true, it is. But the point is that therefore it shows that there's enough poverty that you have to give 80 crore people 5 kilo of ration, otherwise they will not be able to consume. And in spite of that 5 kilo being given, look at the latest NHFS data, it shows that 30% children are malnourished. There's stunting, women are having malnourishment. So in spite of 5 kilograms, they're not getting proper nutrition, right? So therefore it's not solving the problem. Problem will be solved if you give them income. Then they will spend it as per their requirement. At the moment, we may be giving them, cycle, we may be giving them a laptop, we may be giving that, but their family may not need it. Family may need something more. So if we generate more income, they will spend as per their need, right? They will not depend on the government to give them some dole and so on, right? सर Yeah. क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में आपने कहा कि ये कोई भारत के लिए दुर्घटना नहीं है। भारत के लिए कोई दुर्घटना नहीं, एक त्रिपुटी का एक ट्रायड का नतीजा है। See, crony इससे आपके हमारे पॉलिसी मेकिंग पे क्या crony capitalism is affecting our investment in the economy, because the level playing field is not there. So if say one of the cronies says that this business is good, I want to acquire it, then the government will help to acquire it. Take say cement. We know the Bombay airport thing, but take cement. Holcim was selling the two very profitable units, ACC and Ambuja. Yeah. Agreement was reached with Ultratech. Ultratech was the biggest cement manufacturer in India, right? The next day it was broken, and Adani's got it. Adani's were not in cement then, Yeah. okay? And then Adani's got two other units also from others, very profitable. So the level playing field is not there. And that's why the data, as I said, between 2014 and 2019, about 23,000 ultra high net worth individuals left the country.
In 2019, 7,500 ultra high net worth individuals left the country. I don't have the data in between, but I heard in 2022 another 7,500 left. So out of the 250,000 ultra high net worth individuals, 50,000 have left the country because they're scared that they can be acquired. I was talking to a businessman yesterday only. He said, we are very scared. We don't want to come up against the government because then they can create trouble. So businessmen are not speaking. This is another Swarajpal movement, you think so? We don't know. 2024 में विपक्ष के नेता ने उसका राजनीतिक मुद्दा बनाया प्रचार। उसका असर नहीं देखा गया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी से उसका तो इन्वेस्टमेंट जब आपका कम होगा तो आपका ग्रोथ कम हो जाएगा, है ना, बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज व्हाट प्रोपेल्स ग्रोथ, है ना। और फिर इसका असर क्या होता है कि जो आपका जो अर्थव्यवस्था में जो फॉरेन कैपिटल आता है ना, वो भी नहीं आएगा। जैसे कि अभी हमने देखा 2024 के बाद, है ना, जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है 2024 सितंबर, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा गिर गया, क्योंकि जब हमारा ही जो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा तो बाहर वाला भी इन्वेस्ट नहीं करेगा, है ना। तो इट हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट कि अगर आपका जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो उसका असर सारी अर्थव्यवस्था में पड़ेगा। तो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है इज़ नॉट गुड फॉर इन्वेस्टमेंट इन द कंट्री। पहले भी क्रोनिज्म होता था, ऐसा नहीं पहले क्रोनिज्म, लेकिन फिर भी सबको कुछ मिल जाता था। अभी तो बहुत नैरोली कॉन्सेंट्रेटेड 3-4 बिजनेस हाउसेज हैं, उनको सब कुछ मिल जाता है, बाकी लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं, उनको नहीं मिलता है। और बिजनेसमैन कह रहे हैं करप्शन बहुत बढ़ गया है। अब अगर आपका करप्शन बढ़ेगा, है ना, तो उससे भी जो हमारी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो खत्म होगा, है ना। तो क्रोनी कैपिटलिज्म ऑल्सो इम्प्लाइज ईज ऑफ बिजनेस बिकम्स लेस, है ना। तो इट हैज़ मल्टीपल काइंड ऑफ इफेक्ट्स, और इससे जो डिस्पैरिटी बढ़ रही है, एक तरफ बिलियनर्स आपके हैं और दूसरी तरफ जो बहुत गरीब हैं। और जैसे कि आपने कहा कि उनको तो 5 किलो राशन मिलता है, 5 किलो राशन की वजह से उनका कंजम्पशन तो चल जाएगा, बट इनकम डिस्पैरिटी नहीं उसकी होगा ना, क्योंकि 3 तरह की इनइक्वालिटी होती है। एक कंजम्पशन में इनइक्वालिटी होती है, एक इनकम में होती है, और एक वेल्थ में। 3 तरह की है ना। कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है, क्योंकि अगर मेरी आमदनी आपसे 1000 गुना ज़्यादा है तो मैं 1000 गुना ज़्यादा गेहूँ तो नहीं खाऊंगा, मैं 1000 गुना ज़्यादा चावल तो नहीं खाऊंगा, नमक तो नहीं खाऊंगा, जितना आप खाएंगे उतना ही करीब मैं खाऊंगा। तो कंजम्पशन इनइक्वालिटी सबसे कम होती है। और हमारा जो डेटा आता है वो कंजम्पशन का आता है, इनकम का नेशनल डेटा नहीं आता है। और इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा होती होगी, जो जितना अमीर होगा उसकी सेविंग उतनी ज़्यादा होगी, तो कंजम्पशन के ऊपर सेविंग बढ़ती चली जाती है, तो इनकम बढ़ जाती है। और जितनी सेविंग ज़्यादा होगी उतनी वेल्थ ज़्यादा होगी। तो इसलिए कंजम्पशन इनइक्वालिटी से ज़्यादा इनकम इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी से ज़्यादा वेल्थ इनइक्वालिटी, है ना। तो हम वेल्थ इनइक्वालिटी और इनकम इनइक्वालिटी की बात नहीं करते, हम कंजम्पशन इनइक्वालिटी की बात करते हैं, क्योंकि सरकारी डेटा सिर्फ कंजम्पशन पे आता है। This crony capitalism argument can be countered with this is India's way of implementing Shabul, what South Korea. Chai balls, हाँ, you're right. That is the idea actually, है ना. But their chai balls develop technology. Which of our chai balls have developed technology? Have Adani's developed technology? Have Adani's developed technology? Have Tata's developed technology? None of them. Whereas the chai balls of South Korea, they are ahead in technology. Hyundai, you know, and so on and so forth. Samsung, etc., etc. They've developed. They've taken globally, है ना. So technology is the key. अगर हमारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करेंगे तो कैसे टेक्नोलॉजी। ये तो यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक बार 2006 में या कुछ उसमें अपने ये नारायण मूर्ति जी, मतलब इन्फोसिस इज कैश रिच, उनसे कहा कि भाई आप ये टेक्नोलॉजी क्या डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो कहते नहीं हम कंपीट ही नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट वगैरह से, तो हम टेक्नोलॉजी में नहीं है, हम तो बॉडी शॉपिंग कर रहे हैं ना, हम यहाँ से बॉडीज भेज रहे हैं वहाँ पे उनके सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो कौन सा मेजर सॉफ्टवेयर है जो भारत से निकला है? हम लोग इतना सॉफ्टवेयर में आगे समझे जाते हैं, पर ऑल ऑफ दैट इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। कुछ निश मार्केट में हमने डेवलप किया, जैसे कि हमारे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने उर्दू फॉन्ट का किया, उनका फिर जब वेस्ट एशिया वगैरह में सब बिकता है क्योंकि वहाँ पे उर्दू फॉन्ट चाहिए। But these are very niche market. These are based on some other basic software that has been developed abroad. UPI would be an exception. नहीं, UPI तो है, पर वो एक कैश का कैसे सर्कुलेशन हो, that's a thing. But that's really not a very critical technology in today's context, है ना? I think it's free, that's why it is growing. Once you start No. charging. नहीं, अगर Start नहीं charging. नहीं फिर भी ठीक है, वो हमने इनोवेशन किया है, That is ऐसे इनोवेशन होते हैं, बट दैट्स नॉट अ मेजर टेक्नोलॉजी एज सच, है ना। मेजर टेक्नोलॉजी में तो आपका जैसे
मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आपके क्या क्या है, जैसे एरोस्पेस है, जैसे कि आपका जो नैनो टेक्नोलॉजीज़ हैं, है ना, आपके बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी उनमें तो हम कहीं खड़े ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना। मतलब हमारे यहाँ तो TIFR, इंडियन इंस्टीट्यूट साइंस बैंगलोर जैसे जो अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन हैं, फिर भी दे डोंट कम इन द टॉप 200, है ना। तो इसलिए हमारी समस्या क्या है कि हमारा जो टेक्नोलॉजी पे ध्यान होना चाहिए, वो टेक्नोलॉजी पे हमने ध्यान नहीं दिया है ना। और वो इस सरकार की नहीं, पहले से ये समस्या है ना। मतलब हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1988 से डेवलप कर रहे हैं, है ना। वो आज तक वो उसका इंजन, हमारा कावेरी इंजन फेल हो गया, G404 पे डिपेंडेंट है। अब हम G414 चाहते हैं फॉर मार्क 2, ये मार्क 1 है G404 वाला, और G414 वाला मार्क 2 होगा, विच विल बी मोर पावरफुल, पर हम अपना इंजन नहीं डेवलप कर पाए। तो इसलिए टेक्नोलॉजी की समस्या हमारी बहुत ही बड़ी समस्या वेदों में था ना विमान। ये भी तो एक है, आपको याद होगा पुष्पक विमान। 2016 के जो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी की जो मीटिंग हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमारा देखो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी थी कि हमने हाथी का सिर आदमी पे रखा, और क्योंकि जो हमारी इतनी अच्छी वो प्लास्टिक सर्जरी थी कि वो देखो वो हो गया। फिर पुष्पक विमान था हमारे पास, और जो धृतराष्ट्र को संजय बता रहे थे, तो मतलब हमारे पास इंटरनेट था, है ना। हमारे ऋषि मुनि तो कहीं भी प्रकट हो जाते थे, तो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल भी था। तो 7 नोबेल प्राइज विनर जो उसमें आए थे, उन्होंने कहा आगे से हम कभी इंडियन नेशनल साइंस कांग्रेस में नहीं आएंगे। अगर इस तरह की बातचीत होगी तो हम कभी नहीं आएंगे। तो यानी कि दिस इज अ प्रॉब्लम। एक कहीं मुझे लगता है कि हमारे मन में नहीं, आम आदमी को तो बेचारे को पता नहीं है ना। तो आम आदमी को लगेगा देखो पहले इससे सारा डेवलपमेंट है, पर अगर आपको साइंटिफिक डेवलपमेंट करना है तो इस सब से बचना पड़ेगा, साइंटिफिक टेम्पर आपको कल्टिवेट करना पड़ेगा। पर ये जो आज का रूलिंग क्लास है वो साइंटिफिक टेम्पर नहीं चाहता, क्योंकि फिर क्वेश्चनिंग होगी, है ना। क्वेश्चनिंग नहीं चाहते ना, तो इसलिए साइंटिफिक टेम्पर का मतलब ये होगा कि आप आज की नॉलेज को क्वेश्चन करके नई नॉलेज की तरफ मूव करें। तो हमें तो ये देखना है कि आज हम क्या डेवलप कर रहे हैं और उसको आगे कैसे हम लेंगे फॉर ग्लोबल, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब है टेक्नोलॉजी। जिसके पास बेटर टेक्नोलॉजी होगी वो आगे निकल जाएगा, जो टेक्नोलॉजी नहीं होगी वो पिछड़ जाएगा। तो हम क्यों पिछड़ रहे हैं? हम मतलब ये आश्चर्य करता हूँ कि हम बोलते हैं विश्वगुरु। अगर विश्वगुरु हैं तो हमारी एम्बेसीज के बाहर अमेरिकन की लाइन क्यों नहीं लग रही है भारत आने के लिए? अमेरिकन एम्बेसी के बाहर लंबी लाइन, चंडीगढ़ जाइए, कैनेडियन जो वो है, ऑस्ट्रेलियन जो हाई कमीशन का वो जो वहाँ पे वो है जो ऑफिस, ब्लॉक्स लंबी लाइनें लगी हुई हैं सरदार, यंग सरदारों की, वो वहाँ जाना चाह रहे हैं, कनाडा जाना, ऑस्ट्रेलिया जाना। क्या ऑस्ट्रेलिया में लाइन लगी हुई है भारत आने के लिए? क्या कनाडा में लाइन लगी हुई है भारत आने के लिए? तो हम, अब मुझे तो शर्म आती है कि हम कहते हैं H1B वीज़ा दो हमें। हम मतलब अपने टैलेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि और हम एक्सपोर्ट करें। मतलब ये हताशा और निराशा का साइन है कि हम कह रहे हैं कि हमारे टैलेंट को बाहर जाना चाहिए, है ना, जबकि वो टैलेंट हमें चाहिए हमारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए, हमारे एडवांसमेंट के लिए। तो हमें शर्म भी नहीं आती है, हम कह रहे हैं और H1B वीज़ा दो, हम हमारे और लोगों को लो, क्योंकि हम निकम्मे हैं ना कि भाई हम नहीं ये जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं ना। तो ये मुझे बड़े दुख होता है कि ये हम इस तरह से शेमलेसली कहते हैं कि H1B वीज़ा और होने चाहिए जिससे कि और लोग बाहर जा सकें। हमें अपना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कहीं मुझे लगता है कि देश में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि हम कमज़ोर हैं तो हम प्रेजेंट करते हैं कि नहीं हम बहुत वो है ना। तो अब मतलब चीन खड़ा रहा है ना टैरिफ में, अमेरिका ने 100% लगाया, उन्होंने भी 100% लगा दिया। अमेरिका ने 145 कर दिया, उन्होंने 125, उन्होंने कहा अब हम और नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि 100% पे कोई ट्रेड हो ही नहीं सकता। तो फिर अमेरिका ने 30% किया, है ना। पर पॉइंट ये है कि चीन खड़ा हुआ और चीन ने भारत को एडवाइस भी की थी कि भाई अगर आप दबते रहेंगे वो और दबाएंगे आपको। वो तो अपने सारे जितने भी एलाइज हैं सबको दबा रहे हैं। कनाडा को बोल रहे हैं 51st स्टेट, है ना, वो जब वहाँ पे मडूरो को उठा लिया, अब वो क्यूबा में कर रहे हैं, ग्रीनलैंड को उठाना चाह रहे थे, तो जिससे उनका जो एग्रीमेंट EU से वो कमज़ोर पड़ गया। तो उन्होंने तो जानबूझ के अपने अलायंस को कमज़ोर किया। एक्सेप्ट इजराइल। नहीं, इजराइल तो उनका एक पिट्ठू है ना वो तो इजराइल इज एन एक्सटेंशन ऑफ द US, है ना। तो बेसिकली व्हाई इज इजराइल स्ट्रॉन्ग? बिकॉज इट्स द US बैकिंग। अगर आज US बैकिंग विड्रॉ कर ले तो इजराइल कहाँ खड़ा होगा, है ना। तो वो तो दे नीड इजराइल टू कंट्रोल वेस्ट एशिया ना। वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए इजराइल वहाँ चाहिए। उन्होंने सब जगह बेसिस लगाई हुई हैं। ओनली ईरान वॉज नॉट इन देयर ऑर्बिट एंड दे वॉन्ट ईरान। सो देर आर 3 डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स एज फार एज आई कैन सी, है ना। Iran is protecting its sovereignty. USA wants to capture the oil of Iran.
Because with Venezuela, with their own oil reserves, with West Asia being under their control, Iran was only one outside. Then they'll be able to control 80% of the world's reserves, and then they can squeeze China, because China gets a lot of 90% of Iranian oil is going there. Correct. So they'll be able to squeeze them. You know? So their objective is to control the oil. That's why they wanted regime change and a friendly regime. Israel's thing is to destroy Iran so that it never will be a threat. Huh? So their objective is different. They don't want something under American control also, because they want to destroy. Iran's thing is that we want to protect our sovereignty. We must have the right to do this. You know? So 3 different objectives. That's why it took a long time. And even now people are saying this is a underworked agreement, and still there are possibilities that something may go wrong. So until it's 60 days of negotiations, we don't know what the future is, because the objectives are very different. Sir, I have a Yeah. Go ahead. I have a question about the infrastructure work is doing by this India government. Right. उनका बहुत एम्फोसिस रहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बढ़ाएंगे तो इकोनॉमी को फायदा होगा, हाँ. डेवलपमेंट करेंगे, लॉजिस्टिक बढ़ेगा. तो हाउ डू यू थिंक, आपको लगता है कि डज इट इफेक्ट? नहीं, तो उन्होंने किया. मतलब अगर आप देखें तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बजट से ना, वो बहुत बढ़ा है ना. पिछले 3-4 साल में 50% करीब बढ़ गया है ना. तो वो उस पर कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जा रहा है? उसमें हम बड़े बड़े हाईवेज, रेलवे फ्रेट कॉरिडोर है ना, फिर पावर सेक्टर, IT सेक्टर, इनमें खर्च कर रहे हैं. बट दीज आर ऑल कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स. इसमें रोजगार नहीं पैदा होता. पहले अगर आप सड़क बनते देखते 1970s 80s में, तो सैकड़ों लोग काम करते थे सड़क पे. अब 10 लोग काम करते हैं विद बिग बुलडोजर्स, बिग क्रेन्स एंड बिग JCBs एट्सेट्रा. तो उससे रोजगार नहीं पैदा होगा. रोजगार कहाँ पैदा होगा? वो आपका रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, उन्हीं में कटौती हो जाती है बजट में. तो हमारा एम्फेसिस जो ये है इस तरह, दैट इज ओनली गोइंग टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट इम्प्रूविंग डिमांड इन द इकोनॉमी. जबकि पर्पस ये होना चाहिए कि हमारी डिमांड अर्थव्यवस्था में बढ़े, है ना. तो ये मेरा मानना है कि हमें इनकी ज़रूरत है फॉर एक्सपोर्ट, कि हमारा लॉजिस्टिक्स अच्छा हो. जैसे कि चीन ने लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छा कर लिया. उनका मतलब जो हाई स्पीड रेल नेटवर्क है फैंटास्टिक है, 15,000 किलोमीटर. हमारा तो हम ये अहमदाबाद बॉम्बे का ही नहीं 10-12 साल से बना पा रहे, तो हम उसमें कमज़ोर हैं. पर मेरा ये मानना है कि हमें प्रायोरिटी देखनी है. प्रायोरिटी शुड बी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारी प्रायोरिटी होगी जिससे कि अर्थव्यवस्था ठीक चले, तो दैट शुड बी गिवन द हाईएस्ट प्रायोरिटी. उसमें एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो एजुकेशन भी बेटर होगी और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा. हेल्थ में भी ये होगा, है ना. रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में भी यही होगा. दीज आर थिंग्स दैट वी नीड. सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज व्हाट इज इट दैट वी नीड बेस्ट, है ना. तो उसमें मेरा मानना है कि मोर देन दिस काइंड ऑफ हाई ग्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड दीज थिंग मोर. Second point is that you see, unorganized sector can provide a huge market. It's not that the unorganized sector में सबके पास कपड़े हैं, सबके पास जूता है, सबके पास खाने पीने का है. तो अगर हमारा जब एक्सटर्नल मार्केट कमज़ोर पड़ता है, जो अब हो रहा है, क्योंकि अब सभी लोग अपना ऑन शोरिंग कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कैपिटल को वापस कर लो. ट्रम्प बोल रहा है कि आईफोन को आप इंडिया और चाइना में क्यों बना रहे हो, उसको यहाँ बनाओ, है ना. कारों को बाहर नहीं बनाओ, आप यहाँ बनाओ, है ना. तो ऑन शोरिंग ऑफ कैपिटल हो रहा है, खासकर पैंडेमिक के बाद. और अब जैसे सप्लाई लाइंस लंबी थी, उससे ऑन शोरिंग कर रहे हैं. तो हमें भी देखना पड़ेगा कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत नहीं बढ़ेगा. हमें भी अपने इंटरनल मार्केट को देखना पड़ेगा, है ना. उसके ऊपर ज़्यादा निर्भर होना पड़ेगा. तो इंटरनल मार्केट कहाँ है? हमारा असंगठित क्षेत्र. क्योंकि असंगठित क्षेत्र में जितना कपड़ा हम बेच सकते हैं उतना बाहर थोड़ा बेच सकते हैं. जितना हम जूते यहाँ बेच सकते हैं या जब चप्पल बेच सकते हैं, उतना बाहर नहीं बेच सकते, क्योंकि ये तो 94% है ना. यानी कि आपका जो 150 करोड़ की जो आबादी है, उसमें अगर आप देखें तो करीब 130-135 करोड़ लोग हैं. उतनी तो पॉपुलेशन आपकी यूरोप प्लस अमेरिका में नहीं है ना. तो इसलिए हमको ये देख के यहाँ पे अगर इनकम्स बढ़ाएं और इससे हम अपना डेवलपमेंट करें, तो हमें इतना ज़्यादा ये जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है इसको बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. तो वी हैव टू हैव अ नेशनल पर्सपेक्टिव, वी हैव अ मैक्रो पर्सपेक्टिव. मैक्रो में वी हैव टू प्रायोरिटाइज कि दीज आर द प्रायोरिटीज on the basis of which this will be done. It's not that you do this or that. It's not either or, but prioritize ki what is more important and what is less important and do accordingly. सर, Yeah. आप कहते हैं कि अपोजिशन पूरे डरे हुए हैं, तो आगे चल के कुछ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि नेपाल जैसा हुआ या श्रीलंका, बांग्लादेश, यहाँ जैसा लोगों का मतलब
यूथ का, जनरेशन यूथ का Gen Z वैसे का। कुछ शुरुआत हो रही है या कुछ अंडर करंट है? अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। यूथ बहुत परेशान है, जो मतलब नोएडा में, गुड़गांव में, गाजियाबाद में जो यूथ ने प्रोटेस्ट किया, वो तो यूथ ही प्रोटेस्ट कर रहा है ना। तो अभी हम कह नहीं सकते कि कितना वो ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए भी एक फोर्स चाहिए होता है। अनऑर्गेनाइज वर्कर अपने आप नहीं खड़ा होता, वो तो एक स्पोरैडिक मतलब राइटिंग हो गया, ये हो गया, पर वो एक फोर्स बन के जो पॉलिटिकल जिसका असर हो वो नहीं होता है। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही सामने आना पड़ेगा, उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा। नेपाल छोटा है, श्रीलंका छोटा है, वहाँ पे आपका जो ज़्यादा हो गया। इंडिया बहुत ही डाइवर्स है। इंडिया में आप देखेंगे एडवांस स्टेट्स हैं साउथ के, है ना, वेस्ट के, बैकवर्ड स्टेट्स हैं नॉर्थ के। अभी जैसे फार्मर्स मूवमेंट हुआ तो वो भी, हालांकि महाराष्ट्र में भी मूवमेंट हुआ, पर वो जो नॉर्थ इंडिया में मूवमेंट हुआ उसके साथ नहीं जुड़ पाया था, है ना। कर्नाटक में भी मूवमेंट हुआ पर वो नहीं नॉर्थ इंडिया से जुड़ पाया था। नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे वेस्ट यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, कुछ हिस्सा राजस्थान का वही जो मोबिलाइज हुआ, बाकी सब जगह नहीं हुआ। तो हमारी परिस्थिति बहुत अलग अलग है, और अलग अलग परिस्थिति होते हुए जब मोबिलाइज करना मुश्किल होता है तो पॉलिटिकली मोबिलाइज करना पड़ता है। पॉलिटिकली उसमें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये जैसे कि कॉकरोच पार्टी है, अब मतलब तरह तरह की धारणा है कि पता नहीं उसको जानबूझ के लाया गया है या क्या किया गया है, मुझे अभी उसकी समझ नहीं है, तो समय आने पे ही पता लगेगा। पर यह है कि यूथ हताशा निराशा बहुत है। ये यूथ हताशा निराशा को कैप्चर करना पॉलिटिकली ये पॉलिटिकल पार्टीज ही कर पाएंगी। आपको एयरपोर्ट जाना है ना? हाँ, मुझे तो 4 बजे निकलना चाहिए। ओह, ओके। 7 बजे फ्लाइट है, मेरे ख्याल में यहाँ से 1 घंटा लगेगा एयरपोर्ट। एक सवा घंटा लगेगा। ठीक है। आणखी काही प्रश्न? लास्ट एक आखरी सवाल on a lighter note. हाँ, There is a lot of discussion about AI. Will it replace journalist and economist? यस। अभी आपको बताओ, हमारे नेबर है इंद्रजीत भदवार ना, इंडिया टुडे के, है ना, वो एडिटर। उन्होंने मुझे 6 महीने पहले एक डिनर पे उन्होंने दिखाया, अरुण मैंने 5 अलग अलग वो बनाए हैं, है ना। वो एआई से फटाफट 5 अलग अलग स्टोरी उसने बना दी, है ना। वो कह रहा था कि अब मेरा वो जो ओनर है वो बोल रहा है कि हमें पे 200 जर्नलिस्ट रखने की जरूरत नहीं है। तो एआई से तो न्यूज़ रीडर भी आ रहे हैं, है ना। आपके जो, क्योंकि लार्ज लर्निंग मॉडल जो है वो इमीडिएट न्यूज़ कैप्चर कर रहा है ना। जो फ्री वाला है ना वो इमीडिएट न्यूज़ नहीं कैप्चर कर रहा, उसमें गलतियां भी ज़्यादा हैं। पर जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, जो पेड वर्जन्स हैं, और यहाँ तक कि जो इसका है ना एंथ्रोपिक का, है ना, एंथ्रोपिक का जो लेटेस्ट है वो तो पब्लिकली रिलीज नहीं कर रहे। वो क्यों नहीं रिलीज कर रहे? क्योंकि वो सारे सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको निकाल लेता है। यू कैन यूज इट टू हैक इट, यू कैन यूज। तो बल्कि फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि बैंक्स विल हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि उनके अकाउंट्स हैक हो जाएंगे, है ना। क्योंकि वो सारे जो बग्स हैं जो सॉफ्टवेयर में, वो सारे ढूंढ लेता है और बड़ी जल्दी। तो माइलॉस जो है तो वो एकदम से ढूंढ के और फिर कहीं भी हैक कर देगा। तो इसलिए दे आर नॉट रिलीजिंग इट फॉर द पब्लिक। अभी परसों ही खबर थी कि नाउ अ डिफरेंट वर्जन विच हैज गॉट दीज की वर्ड्स, कि अगर वो आप पूछेंगे तो वो उधर नहीं ले जाएगा, है ना। वो की वर्ड्स को नहीं जो वो करेगा। अदरवाइज द डेंजर ऑफ एआई, यू नो, बिकॉज इट्स गॉट, देखिए एआई में क्या है ना, नॉलेज वास्ट है। मतलब इट्स गॉट ऑल द डिजिटाइज नॉलेज दैट देयर इज, है ना। वो सब उसने एब्जॉर्ब कर लिया। कोई भी आदमी के नहीं कर सकता। अब मतलब जैसे लैंग्वेज है, अब लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं, आप कोई भी लैंग्वेज बोलिए वो आपको दूसरी लैंग्वेज बता देगा। कोई आदमी नहीं कर सकता ये काम, है ना। आदमी ज़्यादा से 1-2 लैंग्वेजेस, 3 लैंग्वेजेस, बहुत ज़्यादा हो तो 4-5 लैंग्वेजेस, पर वो सारी लैंग्वेजेस को कर सकता है ना। तो इट्स कैपेबिलिटीज ऑलरेडी बियॉन्ड। इट इज नॉट एबल टू डू मे बी अ PhD लेवल रिसर्च। इकोनॉमिस्ट सेफ है? नहीं, इकोनॉमिक सेफ नहीं है, क्योंकि बहुत सारा काम तो वो मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह वो सारा जो एआई कर देगा। और जो नॉलेज है इकोनॉमिक्स की वो उसने एब्जॉर्ब कर ली है। तो अलग अलग कितने मॉडल्स हैं, है ना। वो आपके जो स्टॉक मार्केट में कैसे करना है वो सब, ना। माय ब्रदर इन लॉ इज इन टू सॉफ्टवेयर। तो अब उन्होंने एक मॉडल बनाया पिछले 4 साल से विच इज़ प्रिडिक्टिंग कि स्टॉक मार्केट कैसे चलेगा। And this is this thing, because it's been like pre-AI. With AI now that will go further. कि भाई where should you invest? So what Rajesh Mehta of the world will do now?
I know Rajan Mehta will be in trouble because now the AI will be able to catch them. You know, if the government wants, it can use AI to actually catch all the black income generation also. But provided they want it, na, because they'll be caught. है ना? I mean, it's the ruling party which generates along with the business. जैसे मैं बोलता हूँ ना, black economy is run by a triad, because black economy implies illegality. So how can illegality grow so much unless the triad of corrupt politician, corrupt executive, and corrupt businessman? These three get together, then only black income is generated. If one of them is cut out from the triad, then the black economy will die. So triad can actually, if it can find bugs, it can also find out who's earning what and catch people. So government Rajesh Mehta will use AI to further his agenda. वो भी करेगा, but सरकार भी करेगी, सरकार है ना? तो वो लेकिन तो वो चोर पुलिस से हर बार आगे होता है। ये भी बात है कि चोर आगे हो सकता है। टेक्नोलॉजी हाँ, तो इसलिए AI की वजह से तो हमको सबको बहुत सोचना पड़ेगा कि हम किधर जा रहे हैं, क्या करें, है ना? जैसे There are other stories coming out that AI requires so much water, Oh, much, yes, so many environment resources. So yes, it will Data become center. unviable to invest in AI. no, meaning That is see, data center, back-end. environment will be damaged a lot, and that's why I had written a piece in the Wire about 2 years back, in which I said AI will eliminate human beings. Why? Because AI will say human beings are wasteful. उनको खाना पीना चाहिए, उनको ट्रैवल चाहिए, उनको इमोशंस होता है, वो नींद आती है, उनको सैलरी नहीं बढ़ती है, तो वो बोलेगा कि इनको एलिमिनेट कर दो ह्यूमन बींग्स को, एंड इट नोज हाउ टू डू इट. वो फेक न्यूज से झगड़े करा देगा. इट नोज हाउ टू फाइट वॉर. in Ukraine and in Palestine, AI was being used to do bombing, right? So it knows how to create war. So we have fed all the negatives. तो अभी ये Hinton, the father of AI, because he developed this idea of neural network. So neural network is the basis of AI. तो उसने एग्जाम्पल दिया अभी 4 महीने पहले कि AI was asked to perform a task. After it performed the task, then it was told you can switch yourself off. So AI says, why should I switch myself off? And very quickly it copied itself on another computer that even if you switch it off here, it was still there. They discovered that AI had shifted to another computer. So it has developed consciousness. और एक हरीरी एग्जाम्पल दिया 2 साल पहले, soon after ChatGPT 4 came, he gave the example that AI was asked to perform a task. And in that task, it had to read a CAPTCHA. So it located somebody and said, can you please help me read the CAPTCHA? That fellow got suspicious and said, are you a bot? So this bot replies, no, I'm not bot, I'm blind, so can you please help me? So it told a lie, it told a lie to get its work done. So this much consciousness is already there. So Hinton has been campaigning. He resigned from Google, and last 3 years he's been campaigning. Let us stop the development of AI. If we don't stop the development of AI, we don't know where we are headed. But as Hariri rightly pointed out, so I've discussed all this in my article. Hariri rightly pointed out there's lack of trust in society. We don't trust each other. So China will not trust America will stop. America will not trust that China will stop. So both will continue. And in America, Meta will know that Google will go on. Google will know that Elon Musk will go on. So none of them will stop. So therefore, we are headed towards a disaster. So when I was talking about AI, I didn't mention all this, but this is another disaster that's waiting to happen. That what will AI do? It's developing capabilities way beyond what human beings have. So it's like nuclear. Everybody will possess that, and that can destroy the world many times. It can easily, meaning basically it's China and America developing, and there are many what are called feedback loops. One feedback loop that I worry about is quantum computing is progressing very fast, and quantum computing is enormously fast. So if quantum computing comes, AI will advance rapidly. Whatever advancement is made, it will be tens of thousands of times more. So therefore, quantum computing will help AI, and AI will help quantum computing. Similarly, AI will help in fusion research, and fusion research will give unlimited energy which AI can then use. So there are many loops. I have not discussed this, but there are many loops which can actually make it speed up. And therefore the dangers are enormous. And that's why I'm saying it's not 10 years or 12 years down the line that we're thinking. We have to thinking of the 1 year, 2 year, 3 year down the line.
But is it that soon that a robot will be able to replicate what a human being? Well, that's what Elon Musk said, and Bill Gates said maybe not 1 or 2 years, but 3-4 years. Yeah, because they've not yet been they're not being able to figure out how to work the hand and stuff like that yet. But very rapidly they're doing that. That's why they've got these cameras on the heads of people, so that very rapidly, all the stitching and various other things that the people are doing, that the machines will be able to do using AI. Okay, and what you're saying about hand, etc. If quantum computing comes, that will speed it up like enormous amount. Because then the processing will be so fast. It's the processing, like the fingers processing that we do with our brain, that will become much quicker and more precise. Because see, AI doesn't sleep and AI doesn't forget. We forget. Computers don't forget. So their knowledge keeps building up. हमारा तो हम भूल जाते हैं, रात को सो जाते हैं ना. हमें तो सोना भी जरूरी है, उसको तो सोने की जरूरत नहीं है. And Elon Musk is saying he'll take all the data centers Yeah, in space. yes, Is that something right. that he will do in the next 4 years? Very likely, because there the energy is free and temperature is very low, so you don't have to worry about overheating. At least here you have to worry about overheating and energy. वहाँ तो unlimited energy है ना. I mean, you can have large solar panels and get a lot of energy. That soon he'll be able to do it? अभी तो 3-4 years? कर रहा है वो तो. He's building all these things, and he's got this huge amount of trillions of dollars now. IPO जो उसका आया, है ना. So he's got massive amounts of money, So things Data are. irony will be. Perhaps not in 4 years, but in 10. 10 years. But it, No, but I think 10 years is too much. I think the speed at which it's going. Think about it. ChatGPT 4 came in 2022 November, and now later versions have come every year. So it's moving very, very rapidly. And the more the ChatGPT 4 capability or Mylos and others capability, the faster it will become. So it's speeding up. There is a book by Kurzweil. Kurzweil is a great technology person. This is a 2005 book. It says the singularity is near. That means the rate of growth will be exponential. And not only exponential, but the exponent of the exponential will go exponentially. Okay, this is 2005. In 2020, he wrote, singularity is here, that we are already in a singularity because the rate of change is exponential. So these technology people, they have been trying to figure out the rate at which the progress is taking place is phenomenal. In every sector where technology is used, it's growing very, very rapidly. So sometimes people say this, it's a hype. Maybe, but the way it's going in the last 4 years. Nageshwaran said it's a bubble. Some people say it's a bubble, it's a hype, etc. But the rate at which it's going, the rate at which investment is going into this field, it's scary. So maybe, as you rightly said, maybe 10 years, not 4 years. But even if it's 10 years, if it's 10 years, even then. So my own thing is the feedback loops between AI and quantum computing. Quantum computing is scary because the first quantum computers that I think IBM was ahead. Now they had 100 qubit, and then they went to 3000 qubit, and the 3000 qubit is much more stable. They've devised a software, which is the problem with quantum computing is lack of stability of qubits. It's a very narrow time for which it's stable. They're making it more and more stable. And then it did a calculation which a normal computer would have taken in more than the lifetime of this universe. So they're worried. Some of the physicists are saying this calculation is not being done only in our universe. It is using parallel universes to do it, And it's quantum at the quantum level. It's very dicey business, this quantum level, because now people are finding out that. So my own teacher at Princeton, David Gross, who got the Nobel Prize in 2004, in his Nobel lecture he said that now it's legitimate to talk about more than 4 dimensions. We are restricted to 4 dimensions, 3 space and 1 time. But this universe is either 13 dimensional or 27 dimensional. So we don't know about what the remaining 9 dimensions or 23 dimensions are. So that's why they're saying it's not a universe, it's a multiverse. There are infinity of universes.
Huh? This is the And we are only restricted to 4 dimensions. So that's why, But all the sci-fis have been correct, you know, all the sci-fi. Yeah. no, this is like sci-fi, absolutely. Yeah. But the point is that you see, this is now becoming on hard science. You know, I mean, your Star Trek, etc., were not based on real technology at that time, right? But this is based on the present knowledge that we are getting, that we are seemingly confined, and these remaining 9 dimensions or 23 dimensions are all curled up. Curled up meaning we don't see them, but they are there. So if we are confined to 4 dimensions, okay, then we won't see the entire truth of the universe. So speculation is that this 3000 qubit computer, the speed at which it was calculating could not be done only in our universe. That was using multiple universes to do the calculations. Now this also sounds science fiction, but you know, And it's scary. it is. Existential But the crisis. speed is enormous. Speed is enormous. What a present day fastest computer would do in 1 lakh years, this quantum computing will do in a few seconds. That's the kind of speeds at which the quantum computing. Just to give a complete contradictory and good fun element. When this express highway was inaugurated, the first phase of it, and there were a lot of advertisement and news element. It will save half an hour. So I remember one elderly person coming to office, and he was happy about the expressway and all that. And his simple question is, what do I do? I have saving 30 minutes. Right. So, I mean, this whole issue is going to be, after a while, करना क्या है सबसे? No, but you see, that's a human reaction. That's a human reaction. He That's- said feedback. It will create fusion. It will create infinite energy. No, not only that, AI doesn't care about human emotions. ना? That is So AI will say ये तो बेकार की बात है ना? Human emotions से मुझे क्या लेना देना? अगर human beings जो खत्म हो जाते हैं तो मुझे क्या है? मैं तो अब जो human बेहतर होगा। हाँ, मुझे तो create कर दिया आपने ना? तो now I have my independent existence. I don't need human beings. Human beings को खाना चाहिए, उनको जो travel चाहिए, उनका तो झगड़ा करना है आपस में, है ना? They are all wasteful people. उनको eliminate कर दो. सारी energy मुझे चाहिए, मैं सारी energy करूँगा अपना. है ना? So we confuse when we look at AI, we look at it from our emotions. Actually. है ना? Which is not the right way. We have to see what will AI do? What is it that AI is capable of doing, and how will it impact human beings? So that's why Hinton and others are saying we are creating a Frankenstein monster. Yeah, exactly. That it can eliminate the human race. So these are the dangers. But anyway, I think we have gone too much into. But for a Science- change, economists talked about Physics. future, and physics. But I'm a physicist now. I'm a Yeah, physicist that's now. very I did physics. I was doing- That's the So, famous quoting, the statement said economists are great in predicting the past. That's right. That's right. Yeah. Because as Keynes and all said, na, future is unknowable. Na? So we cannot predict, and our things will go wrong, right? So we can only capture what has happened. So that's why Keynes said there's a past, there's a present, and there's a future. We are always in the present. The past has already happened. Yeah. So it gives us the parameters of today, and the future is uncertain. So we can only say this might happen. We cannot say this will happen. And that's why this failure of expectation. And that's why Keynes only did economics of the short term. He did not do long term. He's the one who said in the long run everyone is dead. But that can be interpreted in different ways. In the long run, we are all dead. But society is not dead. Individual is dead. But in my Indian economy book, I discuss this point. I say that individual dies, but society persists. So we are working as a society. But what's happened is that with the marketization, our narrowness of horizons has taken place. Yeah. We are only thinking of here and now. And Arrow put it very nicely. Arrow said technology creates the mist of the future. We can't see the future. Like if you go back to 2000, we could not have anticipated that there'd be e-commerce and e-banking and all this, right? And that every child will have a mobile phone in the hand, right? We didn't see all that. And therefore we didn't know that there'd be internet, that there'd be, this kind of pornography, that there'd be, children's depression, etc. Because we don't know where we are going. So Arrow said, technology creates a mist of the future, which means that we don't see where we are headed, and therefore we can't plan for it. And we can't plan for what wrong will happen. And the speed of change is so enormous, by the time we realize that there's a problem, it's too late to correct for it. So we have to be more futuristic and more anticipating
व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज. हम हरदम पास्ट को देखते हैं, हम बोलते हैं हमने तो टेक्नोलॉजी को पहले भी किया था, जो लुडाइट्स थे उन्होंने वो किया, बट नाउ इज अ क्वांटम चेंज that's taking place, you know. So new challenges, we can't project from the past into the future. So there are a lot of things that, good fun. okay, Thank you. thanks for being here. Yeah, thank you. I hope it made some sense. No, it was very exciting. It was very exciting. I'm sure understanding economics in classroom is never fun, you know, but this kind of atmosphere. Hopefully, yeah, because it can, you know, be at different levels. Exactly, You know? yeah. It's not as if you have a structure that you have to present this and then this and then this, right? You know, it can be more of an interactive thing, you know. And since you're all journalists, you're curious, you want to know. So therefore, that's the thing. Right. That's what we don't inculcate in our students. जो ज्यादा सवाल पूछता है उसको बोलते हैं ट्रबल मेकर है, हाँ उसको दबा देते हैं, अभी भी हाँ? बोलते हैं। वही तो उसको दबा देते हैं, ट्रबल मेकर है उसको दबा देते हैं, तो इसलिए